Good afternoon, everyone. JJCOE and iTech India welcomes all the participants for today's regional distance learning seminar. Today's topic is COVID-19 vaccination amongst PLHIV, and the speaker is Dr. Priya Kannan. Dr. Priya Kannan is a public health specialist having a rich experience over 8 years in national programs like HIV/AIDS, polio, and routine immunization. She completed her MBBS from JJ Hospital and did her master's in hospital administration from TISS. She is presently working as a consultant with iTech India. In the previous assignment, she has worked with international agencies like WHO, UNICEF, and also served as a regional coordinator for the TAPCO National Resource Team. Her proficiency includes training, capacity building, supportive supervision, content development, advocacy, and program management. We welcome you, ma'am, for today's session and request you to start the session. Thank you so much, Shweta. Am I audible? Yes, ma'am. Yeah, thank you. नमस्ते सबको और सबको मतलब थैंक यू कि आपने टाइम निकाला ये सेशन सुनने के लिए। तो मुझे भी ये लग रहा है कि ये आज के डेट में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके मन में बहुत सारे सवाल भी होंगे, तो वो हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक पे। और आज का हमारा टॉपिक है कोविड-19 वैक्सीनेशन इन PLHIV। तो शुरू करते हैं सेशन पे। तो हम क्या क्या देखने वाले हैं आज। तो आज थोड़ा टेक्निकल भी रहने वाला है और ये ज़रूरी है क्योंकि अगर हमें समझना है, क्योंकि अभी बहुत सारे सवाल निकल रहे हैं, वो PLHIV के मन में भी होगा, आप ART सेंटर स्टाफ के मन में भी होगा कि अगर हम बोल रहे हैं कि ये वैक्सीन लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, उसका इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट कुछ है क्या। तो ये सब चीज़ें समझने के लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा हम बेसिक उसका साइंस, वो वैक्सीनेशन का साइंस क्या है वो पहले सीखें। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या तरीके का या क्या क्या टाइप का वैक्सीन हमारे पास अभी अवेलेबल है कोविड-19 का। फिर हम देखेंगे कि हर वैक्सीन की एफिकेसी क्या है। तो इस पे भी काफी चर्चा अभी चल रही है कि क्या एक वैक्सीन दूसरे से बेटर है या नहीं है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि PLHIV में क्या हमें वैक्सीनेशन देना चाहिए, वो भी हम आंसर करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि हम PLHIV को वैक्सीनेशन देने के लिए वो क्या क्या स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं और कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं कि वो फास्ट ट्रैक हो। तो पहले सबने तो देखा होगा, सब लोग, आई एम श्योर कि आप लोगों को काफी सारा न्यूज मिलता है, स्पेशली व्हाट्सएप से। लेकिन प्रॉब्लम ये है, कभी कभी ज्यादा इंफॉर्मेशन भी बहुत नुकसान देता है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता कि इंफॉर्मेशन में सच कौन सा है और झूठ कौन सा है। तो ये स्ट्रक्चर तो सबने देखा होगा वायरस का। अब ये हम क्यों दिखा रहे हैं आपको, बस ये समझाने के लिए कि वैक्सीन कैसे काम करता है। तो पहले अगर आप देखें तो इसको हम बोलते हैं अपना ये कोरोना वायरस या कोविड-19 वायरस का ये स्ट्रक्चर है। तो ये बाहर का जो आप सर्कल ये दिख रहा है उसे हम कहते हैं एनवेलप, और ये अंदर का जो जिसमें वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जो जेनेटिक मटेरियल है वो है इसका कोर। अब ये जो एनवेलप में ये जो दांत जैसा आपको जो दिख रहा है उसे हम कहते हैं स्पाइक प्रोटीन। अब सबसे इंपॉर्टेंट वैक्सीन तैयार करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये स्पाइक प्रोटीन। क्यों? क्योंकि यही स्पाइक प्रोटीन जब जब ये वायरस हमारी बॉडी में आती है तो ये स्पाइक प्रोटीन को देखने के बाद ही हमारे बॉडी को रियलाइज होता है कि हाँ, कुछ तो बाहर का फॉरेन बॉडी आ गया है और हमें इस पे एक्ट करना है। अगर नहीं एक्ट हुआ तो क्या होता है कि ये स्पाइक प्रोटीन जो है ये हमारी बॉडी की सेल है, ह्यूमन सेल, और बॉडी के सेल में होता है रिसेप्टर। और इस रिसेप्टर से जब ये स्पाइक प्रोटीन जुड़ जाता है तभी वो इन्फेक्शन का फर्स्ट स्टेप होता है। तो हमारे वैक्सीन का मकसद ही ये है कि ये हम जुड़ने का जो स्टेप है उसको हम ब्रेक करें, और उसी स्ट्रैटेजी पे डेवलप किया जाता है वैक्सीन। अभी अगर यही स्पाइक प्रोटीन को तो हम मैग्नीफाई अगर करके देखें तो आप देख सकते हो कि ये एक लवंग जैसा स्ट्रक्चर है, क्लोव जिसे हम बोलते हैं। तो सबसे ऊपर का जो हिस्सा है ये है रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, मतलब ये हिस्सा है, ये जो ऊपर का हिस्सा है वो जाके बाइंड करता है या जुड़ जाता है ये ह्यूमन बॉडी के रिसेप्टर के साथ। अब इसका मेन, जैसे मैंने कहा, सबसे इंपॉर्टेंट ये स्पाइक प्रोटीन में
ये हिस्सा है, क्योंकि अगर हमने ये जुड़ने का बंद कर दिया तो हम इन्फेक्शन को स्टॉप कर पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम इसमें एक और है कि ये जो रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन है, यही एक रीजन है जिसके वजह से कोरोना में काफी सारे हमें वेरिएंट मिलते हैं। वेरिएंट मतलब आप सबने अभी सुना होगा, एक यूके का वेरिएंट है, एक ब्राजील का वेरिएंट है, एक साउथ अफ्रीका का वेरिएंट है। तो अभी नया टेंशन है कि क्या हमारा वैक्सीन वो वेरिएंट के अगेंस्ट काम करेगा, नहीं करेगा, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसका मेन है कि ये जब ऊपर का जो ये हिस्सा है, ये रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन जब स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है, तभी एक एक नया वेरिएंट पैदा होता है कोरोना वायरस का। तो ये स्ट्रक्चर हमने क्यों देखा, क्योंकि हमें जानना है कि मैकेनिज्म क्या है, वायरस कैसे आके हमें इन्फेक्ट कर रहा है। लेकिन इन्फेक्ट करने के बाद क्या हमारी बॉडी चुप बैठती है? नहीं। हमारे बॉडी में दो तरीके का इम्यूनिटी होता है। इम्यूनिटी मतलब जो डिजीज है उससे अगेंस्ट हमें अगर लड़ना है, तो वो लड़ने के लिए हमारे पास दो तरीके की इम्यूनिटी होती है। पहले तो होता है इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट मतलब क्या? जो हमारे पैदाइश से, मतलब जो बचपन से लेके हमारे बॉडी में ऑलरेडी एक इम्यूनिटी है, उसे हम कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। अब इन्नेट इम्यूनिटी का फायदा क्या है? फायदा और कैसे होता है ये इन्नेट इम्यूनिटी, जैसे ये सब मैंने बस एग्जांपल दिए हैं, वो उसे हम कहते हैं मैक्रोफाजेस, डेंड्राइटिक सेल, ये सब नाम है सेल्स का, नेचुरल किलर सेल्स। ये सब सेल्स ही वो है जो जैसे ही हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया आए, कोई वायरस आए या कोई फॉरेन बॉडी आए, ये सेल्स जो है तुरंत उसे मारने की कोशिश करता है। और क्योंकि ये हमारे बॉडी में ऑलरेडी है, ये इन्नेट इम्यूनिटी तुरंत काम करता है। मतलब जैसे ही वायरस मेरे ब्लड में आ गया कि ये सारे सेल्स लड़ना शुरू कर देगा। तो एडवांटेज इन्नेट इम्यूनिटी का ये है कि वो तुरंत काम करता है। लेकिन डिसएडवांटेज थोड़ा सा क्या है कि ये नॉन स्पेसिफिक है। मतलब इन्नेट इम्यूनिटी एक ऐसी चीज है, ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस के लिए कोई अलग से आएगा या कोई और एचआईवी वायरस के लिए कुछ और आएगा। जो भी वायरस आए हमारे बॉडी में, ये सारे सेल्स एक ही टाइप का लड़ना करता है। तो ये नॉन स्पेसिफिक होता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि ये शॉर्ट लिव्ड होता है। मतलब ये इतना एफिशिएंट नहीं है कि ये पूरा डिजीज को अपने आप मिटा देगा। तो जब इन्नेट इम्यूनिटी का काम खत्म होता है, तभी शुरू होता है एडेप्टिव इम्यूनिटी का काम। अब एडेप्टिव इम्यूनिटी ऐसा इम्यूनिटी है जो जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, जैसे जैसे हम लोग एक्सपोज होते हैं एनवायरनमेंट में, या हमें और तरीके का इन्फेक्शन होता है, तो वो लाइफ में जैसे जाते जाते जो नया इम्यूनिटी पैदा हो रहा है हमारे बॉडी में, उसे हम कहते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी। अब एडेप्टिव इम्यूनिटी का फायदा क्या है? देखो, अभी हमने बोला था कि इन्नेट इम्यूनिटी में नुकसान ये है कि ये नॉन स्पेसिफिक है। मतलब वो सारे वायरस और सारे बैक्टीरिया के लिए एक ही टाइप का लड़ाई करता है। लेकिन एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या करता है? वो स्पेसिफिक रहता है। मतलब अगर उसको पता है कि अगर एक स्पेसिफिक, सपोज अगर कोरोना का वायरस आया, तो मुझे कौन सा एंटीबॉडी निकालना चाहिए। सपोज मुझे मेरे में मीजल्स का वायरस आया, तो मुझे कौन सा एंटीबॉडी निकालना चाहिए। तो ये अडेप्टिव इम्यूनिटी काफी स्पेसिफिक रहता है। लेकिन इसका नुकसान क्या है? जैसे मैंने पहले बोला, इनेट इम्यूनिटी तो बॉडी में पहले से ही है, तो वो तुरंत काम करता है। लेकिन अडेप्टिव इम्यूनिटी को कम से कम 6 से 8 दिन, इन्फेक्शन होके 6 से 8 दिन लगता है काम करने के लिए। तो जब ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन रहता है, मतलब पहले इनेट इम्यूनिटी ने काम कर दिया, फिर एडेप्टिव इम्यूनिटी आया, तो ये हमारा बॉडी का मैकेनिज्म होता है किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने का। अब ये एडेप्टिव इम्यूनिटी का और दो टाइप होता है। एक को हम बोलते हैं सेलुलर इम्यून रेस्पॉन्स, और दूसरे को हम बोलते हैं ह्यूमोरल। ह्यूमोरल का दूसरा नाम है एंटीबॉडी रेस्पॉन्स। अब ये कैसे काम करता है? तो ये देखिए, अगर हमने ये कोरोना वायरस का ही एग्जाम्पल लिया, तो ये पहले आया वायरस, इसका ये एनवेलप प्रोटीन है जो हमने अभी देखा, और एनवेलप के ऊपर है स्पाइक प्रोटीन, और अंदर एक है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो इसका जेनेटिक मटेरियल है। जैसे ही ये वायरस हमारे बॉडी में आता है, वो पहले तो खुद ब खुद रेप्लिकेट करता है, मतलब वो मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई होने के बाद हमारी बॉडी क्या करती है? ये ऐसे सेल्स हैं जैसे डेंड्राइटिक सेल, ये सेल का नाम है डेंड्राइटिक सेल।
और इसको हम और भी बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन मतलब क्या, ये काफी यूज होगा हमारे प्रेजेंटेशन में, एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन मतलब जो ये वायरस की हम बात कर रहे हैं, या जो भी हम पैथोजन या जो भी हम जर्म की बात कर रहे हैं, जिसके वजह से हमारी बॉडी को हिंट मिलती है या सिग्नल मिलती है। ये ऐसे इजी टर्म्स में आप समझ लो कि ये इसका आईडी कार्ड जैसा है। तो अगर ये स्पाइक प्रोटीन दिख गया बॉडी में, कि चलो पता चल गया कि ये आईडी कार्ड है, तो हमारी बॉडी को पता चल गया कि ये वायरस आ गया। तो कोरोना वायरस में एंटीजन क्या है, ये स्पाइक प्रोटीन है। अब ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या करेगा, यही स्पाइक प्रोटीन को लेगा और अपने साथ लेते हुए कहाँ जाएगा, वो जाएगा CD4 सेल के पास। और ये डेंड्राइटिक सेल क्या करेगा, वही जो स्पाइक प्रोटीन इसने लिया था यहाँ से वायरस को, उसे जाके दिखाएगा CD4 सेल को। अब CD4 सेल इसको क्या करेगा, वो तुरंत पहचान लेगा कि चलो ये एक एंटीजन हमें मिल गया, अभी हमें इसके अगेंस्ट तैयारी करनी है। ये तैयारी करने के लिए दो टाइप के सेल को वो सिग्नल देता है। एक तो है बी सेल। अब बी सेल क्या करता है, बी सेल तैयार करता है एंटीबॉडी। तो ये पूरे साइकिल को, इस साइड में जो आप देख रहे हो, इसे हम कहते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये टी सेल क्या करता है, बी सेल को सिग्नल देता है, बी सेल क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है। और ये एंटीबॉडी क्या करता है, ये वायरस, जब तक वो वायरस क्या करेगा, वो तो जाके कोशिश करेगा कि ह्यूमन बॉडी के सेल को इन्फेक्ट करे। और वो कैसे इन्फेक्ट करता है, अभी मैंने दिखाया आपको कि वो स्पाइक प्रोटीन जाके रिसेप्टर से जुड़ जाता है। लेकिन ये एंटीबॉडी क्या करता है, वो जुड़ने से पहले ये एंटीबॉडी खुद आके वो स्पाइक प्रोटीन से जुड़ जाता है। और जुड़ने का ये, इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज करने का मतलब क्या होगा, कि जब ये एंटीबॉडी खुद आके ये स्पाइक प्रोटीन से जुड़ जाता है, तो स्पाइक प्रोटीन अब रिसेप्टर को जाके जुड़ नहीं पाता, मतलब हमने डिजीज प्रिवेंट कर दी। तो ये तो हो गया एक तरीका कि एंटीबॉडी बना दिया बॉडी ने और प्रोटेक्ट कर दिया। और दूसरा तरीका क्या है प्रोटेक्ट करने का, उसे हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो यही जो टी सेल है, यही जो CD4 सेल है, वो एक और सेल है CD8 सेल, जिसे हम बोलते हैं साइटोटॉक्सिक सेल। और ये CD8 सेल क्या करता है, वो केमिकल्स रिलीज करता है, जिसे हम कहते हैं साइटोकाइंस। और जो भी सेल ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुका है वायरस से, उस सेल को ये जाके डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब नाश कर देता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें, ये जो अभी हमने अडेप्टिव इम्यूनिटी की बात की, इसका मेन टाइप दो रहता है। एक है एंटीबॉडी मीडिएटेड, जिसमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, वो जाके स्पाइक प्रोटीन से जुड़ जाता है, और इसके वजह से ये जो कोरोना का वायरस है, वो हमारे बॉडी के सेल में एंटर नहीं कर पाता। और दूसरा जो मैकेनिज्म है, वो है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसमें ये साइटोटॉक्सिक टी सेल मतलब प्रोड्यूस होता है, और वो क्या करता है, जो भी इन्फेक्टेड सेल है सबको नाश कर देता है। अब इसमें एक और अडेप्टिव इम्यूनिटी का बहुत बड़ा फायदा ये है कि ये जो हम बी सेल और टी सेल की बात कर रहे हैं, थोड़े से बी सेल और थोड़े से टी सेल को हम बोलते हैं मेमोरी सेल। मेमोरी मतलब क्या, एक बार तो इसने प्रोड्यूस कर दिया, चलो वायरस आ गया हमारे बॉडी में, इसने एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस कर दिया, और ये साइटोटॉक्सिक टी सेल भी प्रोड्यूस कर दिया। लेकिन आगे क्या करता है, ये याद भी रखता है कि अगर यही वायरस हमारे बॉडी में वापस आए, तो नेक्स्ट टाइम हमारा जो इम्यून रेस्पॉन्स होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो अडेप्टिव इम्यूनिटी का फायदा ये है कि वो मेमोरी में रखता है, वो याद रखता है अडेप्टिव इम्यूनिटी, कि हमें कौन से तरीके का एंटीबॉडी यूज करना चाहिए वायरस के लिए, कौन से तरीके का सेल को प्रोड्यूस करना चाहिए। और इसके वजह से जैसे ही अगर समझो हमारे पास यही वायरस वापस हमारे बॉडी में आया, तो हमारी बॉडी ऑलरेडी रेडी रहती है कि चलो ये अगर आए तो हमें फाइट तुरंत करना पड़ेगा, तो उसका हमारा इम्यून रेस्पॉन्स भी बेटर रहता है। अब इतना डिटेल में ये समझाने का मेरा यही मकसद था, ये आपको समझाने के लिए कि यही जो हमने दो तरीके की बात की अभी, एक तो हो गया एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और एक हो गया सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी।
तो यही इम्यूनिटी अगर हमें बॉडी में चाहिए, लेकिन बिना इन्फेक्शन का, बिना कोविड इन्फेक्शन का, तो उसका एक ही तरीका है वैक्सीन। तो ये वैक्सीन क्या करता है, जैसे हमने वैक्सीन लिया, ये वैक्सीन क्या टाइप्स हैं वो हम आगे देखेंगे, लेकिन वैक्सीन का मेजर काम क्या है, वो हमारे बॉडी में जाके जो इम्यूनिटी या जो इम्यून रिस्पॉन्स की अभी हमने बात की, इसके पहले जो हमने देखा, ये जो मैंने आपको दिखाया था, ये तो था कि वायरस ने आके इन्फेक्ट किया, मतलब मुझे तो डिजीज हो गया, उसके बाद मेरे बॉडी ने इम्यूनिटी डेवलप की। लेकिन अगर मुझे ऐसा स्ट्रैटेजी चाहिए जहां पे मेरे बॉडी में दोनों तरह का ये इम्यूनिटी डेवलप भी हो, लेकिन मुझे डिजीज भी ना हो, तो उसका एक ही तरीका है वैक्सीन लेना। तो यही रीजन था कि मैं हम आपको थोड़ा सा समझाएं। आई होप कि थोड़ा आपको समझ में आया, और नहीं भी आया तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरा मकसद बस ये था आपको समझाने का कि वैक्सीन का काम हमारी बॉडी में क्या है। अब ये एक सिंपल ग्राफ आप देखिए, इसमें क्लियर कट आपको पता चलेगा कि इन्नेट इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी में डिफरेंस क्या है। अभी जैसे इन्नेट इम्यूनिटी जो है, मैंने बोला ये तो बचपन से हमारे बॉडी में ऑलरेडी है। तो ये जहां पे आप ब्लू कलर का जो लाइन आपको दिख रहा है वो है इन्नेट इम्यूनिटी, मतलब मेरे बॉडी में ये इम्यूनिटी ऑलरेडी है। अभी ये इम्यूनिटी के होने के बावजूद लेकिन इन्फेक्शन तो मुझे हो सकता है। तो ये हो गया मेरा वायरस, यहां से मेरा वायरस आना शुरू हो गया बॉडी में, मुझे इन्फेक्शन हो गया। वायरस आते ही क्या करेगा, वो ट्रिमेंडस अपना रेप्लिकेट होगा, मल्टीप्लाई होगा, और होने के बाद वो अपने आप एक कट ऑफ के बारे में कट ऑफ के बाद अपने आप उसका लेवल जो है कम होता जाएगा, क्योंकि हमारे बॉडी का हर इम्यूनिटी का काम शुरू हो जाएगा। तो ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो तो वायरल इन्फेक्शन के पहले ही मेरे बॉडी में था। एक बार वायरल इन्फेक्शन जब शुरू हो गया, तो एक 6 से 8 दिन के बीच में मेरा ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसका मैंने अभी बात किया कि साइटोटॉक्सिक टी सेल होता है जो इन्फेक्टेड सेल को मार देता है, वो पहले शुरू होता है। और उसके साथ साथ या उसके थोड़े टाइम बाद हमारा एंटीबॉडी फॉर्म होता है, जो पहले अक्यूट इन्फेक्शन में जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं आईजीएम एंटीबॉडी, और उसके बाद एक लेट एंटीबॉडी जो आता है वो हम कहते हैं आईजीजी। और ये आईजीजी एंटीबॉडी एक बार जब हो गया, वो परमानेंटली हमारे बॉडी में रहता ही है। तो इसलिए ये होता है कि जब जैसे अगर हमने एंटीबॉडी चेक किया और आईजीजी पॉजिटिव निकला, हम उससे ये बता नहीं पाएंगे कि वो इन्फेक्शन अभी का है या वो इन्फेक्शन पुराना है, क्योंकि अगर पुराना भी है तो मेरा आईजीजी पॉजिटिव आ सकता है, क्योंकि आईजीजी एक बार मेरे बॉडी में बन गया तो वो हमेशा मेरे ब्लड में रहेगा। तो ये तो हो गया कि अगर नॉर्मल मेरा वायरल इन्फेक्शन हुआ तो मेरा बॉडी इन्नेट इम्यूनिटी कैसे एक्ट करेगा और अडेप्टिव इम्यूनिटी कैसे एक्ट करेगा। अगर यही डिफरेंस आपने देखा इम्यूनाइज्ड पर्सन में, मतलब जिस बंदे ने वैक्सीनेशन लिया है, कंप्लीट 2 डोजेस लिया है, अब ये ग्राफ आप कंपेयर कीजिए। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वायरस इधर तो शुरू हो गया, वायरस का इन्फेक्शन आना या वायरल लोड आना, लेकिन तभी क्योंकि मैं ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड हूं, मेरे बॉडी में ये जो सेलुलर इम्यूनिटी है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और ये जो है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, दोनों मेरे बॉडी में ऑलरेडी रेडी है काम करने के लिए। तो जैसे ही मेरा वायरल इन्फेक्शन शुरू हुआ, मेरा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी काम करेगा और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी काम करेगा। और आप देख सकते हैं कि इसके जो लेवल्स हैं, मतलब ये जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एंटीबॉडी का लेवल जो है वो मेरा वायरल इन्फेक्शन से काफी ज्यादा है। मतलब अगर कोई बंदा कंप्लीटली इम्यूनाइज्ड है, तो हम वो इम्यूनिटी इतना उसको, उसके बॉडी की इम्यूनिटी को इतना तैयार कर रहे हैं कि जैसे ही समझो उसके बाद भी अगर मुझे इन्फेक्शन हुआ, तो ये इम्यूनिटी, दोनों टाइप का इम्यूनिटी इमीडिएटली एक्ट करेगा। तो ये फायदा हुआ इम्यूनाइजेशन का। अब ही हम स्पेसिफिकली देखते हैं, ये तो जो भी मैंने अभी तक बोला ये तो सारे वैक्सीन का मेजर साइंटिफिक फंडा वही है। अभी हम स्पेसिफिकली बात करते हैं कोविड 19 वैक्सीन के बारे में।
तो कोविड-19 वैक्सीन का 4 मेजर टाइप होता है। एक तो होता है वायरल वेक्टर। वायरल वेक्टर मतलब क्या? ये है कोरोना वायरस। मैंने क्या किया, कोरोना वायरस का जो एंटीजन है, अब एंटीजन मतलब जो मैं वापस आपको याद दिलाती हूँ, वो है स्पाइक प्रोटीन। जो लवंग शेप का मेरा एंटीजन था वो है स्पाइक प्रोटीन। तो वो एंटीजन या जो जेनेटिक कोड है, मतलब एमआरएनए जो है कोरोना वायरस का, उसको मैंने निकाल के, लेकिन मैंने किसके अंदर डाला, कोई और हार्मलेस वायरस, मतलब जो वायरस मेरे को नुकसान नहीं करेगा, वो वायरस के अंदर मैंने डाल दिया। तो ये होता है वायरल वेक्टर वैक्सीन। सेकंड होता है आरएनए वैक्सीन, मतलब मैंने डायरेक्टली कोरोना वायरस का एमआरएनए निकाल दिया और वो जो जेनेटिक कोड है वो ही मैं डाल रही हूँ वैक्सीन में, तो वो हो गया आरएनए वैक्सीन। होल वायरस मतलब क्या? पूरा जो कोरोना वायरस है जैसे का जैसा, लेकिन हमने उसको इनएक्टिवेट किया। इनएक्टिवेट मतलब क्या? क्योंकि मैं वायरस को तो नहीं डाल सकते, अगर मैंने वायरस मेरे ब्लड में डाल दिया मुझे तो इन्फेक्शन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, वायरस को इनएक्टिवेट करते हैं, मतलब उसकी जो डिजीज कॉज करने की जो क्षमता है उसे हम नाश कर देते हैं। तो वायरस रहेगा लेकिन एंटीजन रहेगा, लेकिन वो डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा। उसे हम कहते हैं होल वायरस या इनएक्टिवेटेड वायरस। और लास्ट टाइप जो है प्रोटीन सब यूनिट, मतलब मैंने सेलेक्टिवली सिर्फ वो स्पाइक प्रोटीन निकाला, ना मैंने पूरा वायरस लिया, ना मैंने जेनेटिक कोड लिया, मैंने सिर्फ वो स्पाइक प्रोटीन निकाल के एक वैक्सीन बना दिया। तो ये हमारा 4 टाइप का पूरे, मतलब अगर आप पूरे दुनिया में देखोगे तो फिलहाल हमारे पास यही 4 टाइप का कोविड वैक्सीन है। अभी हम एक एक टाइप को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट है वायरल वेक्टर वैक्सीन। अभी आप सिर्फ ध्यान दीजिए ये फिगर में। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि ये वायरल वेक्टर जो जिसे हम बोलते हैं, इसका एक एग्जांपल आप ले लो, एडेनो वायरस। एडेनो वायरस एक ऐसा वायरस है, मतलब वो उसका और कोरोना का कोई संबंध नहीं है, और वो कुछ डिजीज वो नहीं कॉज कर पाएगा, मतलब वो कोई बीमारी हमें देगा नहीं। ऐसे वायरस एडेनो वायरस को हमने निकाल के उसके अंदर हमने क्या कर दिया, जो सार्स मतलब जो कोविड का जीन है, जो कोड करता है वो स्पाइक प्रोटीन के लिए, वो जीन हमने मिला दिया ये एडेनो वायरस में। अब ये एडेनो वायरस जैसे ही हमारे बॉडी में हमने वैक्सीन दिया, एडेनो वायरस ये वेक्टर वैक्सीन दिया, तो ये क्या करता है, ये रेप्लिकेट करता है, मतलब जैसा कोरोना वायरस मल्टीप्लाई होता है, ये वायरस वेक्टर भी मल्टीप्लाई होता है। लेकिन उसके बाद का जो भी मैकेनिज्म है वो सेम है जो मैंने आपको शुरू में बताया। मतलब इधर से क्या होता है, क्योंकि ये वायरस मल्टीप्लाई होगा हुआ, और क्योंकि ये वायरस के अंदर हमारा कोविड का जीन है, वो क्या करेगा, ये स्पाइक प्रोटीन बनाएगा। और स्पाइक प्रोटीन को ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल या डेंड्राइटिक सेल स्पाइक प्रोटीन को लेके जाएगा, टी हेल्पर सेल या CD4 सेल को देगा, और CD4 सेल क्या करेगा, दो मैकेनिज्म को एक्टिवेट करेगा। एक तो है बी सेल जिसके वजह से एंटीबॉडी मिले, और एक है CD8 सेल जिसके वजह से हमें साइटोटॉक्सिक टी सेल मिले। तो बाकी का मैकेनिज्म तो सेम रहा जैसे हमारा नॉर्मल नेचुरल इन्फेक्शन है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोरोना वायरस के जगह हमने जो दिया है वो है वायरल वेक्टर वैक्सीन। अब सेकेंड टाइप, और एक एग्जांपल, सॉरी, तो हमारे कंट्री में जो मेजॉरिटी हम यूज किया जा रहा है कोविशील्ड, वो है वायरल वेक्टर वैक्सीन। ये वो उसका मैकेनिज्म यही है। और दूसरा एक है स्पुतनिक, जो रशियन वैक्सीन है, जो अप्रूव हो गया है इंडिया में, लेकिन अभी तक हमारे सिस्टम में आया नहीं है। तो ये दोनों का मैकेनिज्म है वायरल वेक्टर। अब जो दूसरा जो हमारा मेजॉरिटी जो इंडिया में दिया जा रहा है वो है कोवैक्सीन। अब कोवैक्सीन का फंडा क्या है, वो है इनएक्टिवेटेड वायरस, मतलब पूरा कोरोना वायरस को हमने लिया, लेकिन हमने उसको इनएक्टिवेट किया, या तो केमिकल के साथ, या तो हीट के साथ, या तो रेडिएशन दिया हमने, और उसको हमने पूरा डीएक्टिवेट कर दिया, मतलब उसका आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो डिस्ट्रॉय हो गया। मतलब क्या है कि अगर हमने ऐसा इनएक्टिवेटेड वायरस को हमारे बॉडी में दिया, तो ये वायरस अपने आप में रेप्लिकेट या मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। अब ये इनएक्टिवेटेड वायरस जैसे ही हमारे बॉडी में जाएगा, अगेन पूरा मैकेनिज्म सेम रहता है। डेंड्राइटिक सेल आता है, डेंड्राइटिक सेल
अपना ये जो इनएक्टिवेटेड वायरस है उसको अंदर ले लेता है और वहां से वापस ये जो स्पाइक प्रोटीन है वायरस में उसको निकाल के CD4 सेल को देता है। लेकिन इसमें एक फर्क ये है कि जब हम इनएक्टिवेटेड वायरस की बात करते हैं तो इसका मेजॉरिटी जो इम्यूनिटी का प्रोटेक्शन होता है वो एंटीबॉडी के दौरान होता है। जो हमने वो सेकेंड मैकेनिज्म देखा था सेल मीडिएटेड, वो बहुत ही कम होता है कोवैक्सीन में। इसके वजह से क्योंकि ये मेजॉरिटी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी हमें मिलता है, इसलिए वैक्सीन में ये आप जो देख रहे हो ग्रे कलर के डॉट्स, इसे हम कहते हैं एडजुवेंट। एडजुवेंट मतलब एक ऐसा आप बस केमिकल मान लो जो वैक्सीन में ऐड किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमें जो भी इम्यूनिटी ये इनएक्टिवेटेड वायरस के वजह से मिल रहा है, अगर हमें वो इम्यून रेस्पॉन्स को और स्ट्रॉन्ग करना है तो जरूरी होता है कि ऐसे टेक्नोलॉजी में हम ये एडजुवेंट ऐड करें वैक्सीन में। तो एडजुवेंट का मेजर फायदा ये होता है कि जो भी इम्यून रेस्पॉन्स आता है वो और बढ़ जाता है एडजुवेंट की वजह से। तो ये जो टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है वो है हमारे इंडिया में जो यूज हो रहा है वो है कोवैक्सीन में। अब नेक्स्ट हम आते हैं आरएनए वैक्सीन। ये मेजॉरिटी जो यूनाइटेड स्टेट्स या अमेरिका की जो हम बात करते हैं, जो 2 टाइप्स ऑफ वैक्सीन है, फाइजर और मोडर्ना, इसको कहते हैं mRNA या आरएनए वैक्सीन। अब इसमें फर्क क्या है कि हम सिर्फ कोरोना वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है, जो कोर के अंदर जो mRNA है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, हम सिर्फ उसको निकालते हैं और उसको वैक्सीन में देते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही ये जेनेटिक मटेरियल हमारे बॉडी के सेल में आ गया, हमारा बॉडी खुद ही ये एंटीजन फॉर्म करता है। तो फर्क ये है कि अभी तक जो हमने देखा था, हम एंटीजन बाहर से दे रहे थे, चाहे वो वायरल वेक्टर हो, चाहे वो इनएक्टिवेटेड वायरस हो। अब आरएनए ये जो नया टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या होता है कि जो ये एंटीजन है ये हमारे बॉडी में खुद प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन बाकी का सिस्टम सेम रहता है कि यही एंटीजन को ये डेंड्राइटिक सेल पकड़ता है, CD4 सेल को देता है और दोनों एंटीबॉडी मीडिएटेड और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दोनों हमारा एक्टिवेट हो जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी है फाइजर और मोडर्ना का। और लास्ट जो हमारा टाइप है उसे हम कहते हैं प्रोटीन सब यूनिट। सब यूनिट वैक्सीन मतलब क्या कि हमने सिर्फ स्पाइक प्रोटीन निकाला। तो जब हम सिर्फ मतलब ना हम पूरा वायरस दे रहे हैं, ना हम उसका जेनेटिक मटेरियल निकाल रहे हैं, हम सिर्फ उसका स्पाइक प्रोटीन निकाल रहे हैं और उसे हम वैक्सीन में दे रहे हैं। अब दिस इज ये जो टेक्नोलॉजी है काफी नया है और अभी तक तो ये जो नोवावैक्स करके एक है, इसका ट्रायल अभी चालू है और हमें वेट करके देखना पड़ेगा कि इसका रेस्पॉन्स कैसा है। और इसमें भी एडजुवेंट का यूज होता है प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन में। अब ये था 4 टाइप का वैक्सीन। तो हमारे टेक अवे मैसेज हमारे लिए ये है कि जो हम कोविशील्ड यूज करते हैं वो है वायरल वेक्टर वैक्सीन, और जो हम कोवैक्सीन यूज करते हैं वो है इनएक्टिवेटेड वायरस, मतलब वायरस को हमने इनएक्टिवेट कर दिया और हमने वैक्सीन में दे दिया। अब मेजर क्वेश्चन सबका आई थिंक इसमें भी रिजॉल्व हो जाएगा, ये है कि कैसे वैक्सीन डेवलप होता है। अब बहुत सारे इसके रिलेटेड हमारे पास न्यूज में भी आया था कि मतलब नॉर्मली तो वैक्सीन बनाने में 10 साल लगते हैं, 15 साल लगते हैं, ऐसा कैसे हुआ कि कोविड का इतना जल्दी आ गया, तो क्या इसमें कोई रिस्क नहीं है। तो ये सब सवाल आंसर करने के लिए अब हम बेसिक देखते हैं कि एक वैक्सीन कैसे डेवलप होता है। सबसे फर्स्ट फेज होता है लैब स्टडीज। लैब मतलब क्या कि सिर्फ लेबोरेटरी में जो भी हम वैक्सीन को टेस्ट करना चाहते हैं उसको हम या तो सेल में मतलब मॉलिक्यूलर लेवल में, साइंटिफिक मॉलिक्यूलर लेवल में हम लोग करते हैं लैब में, या तो एनिमल्स पे स्टडी करते हैं। इसका मेन मकसद बस ये है कि क्या ये सेफ रहेगा अगर हमने ह्यूमंस में दिया तो। और जब ये और हमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि हर फेज की जो हम बात कर रहे हैं, इसके जो क्राइटेरिया है, इसके जो रूल्स है वो बहुत स्ट्रिंजेंट मतलब बहुत कड़क रहते हैं।
तो हर जगह पे, हर स्टेप पे सेफ्टी का जो इश्यू है या सेफ्टी का जो प्रोफाइल है वो स्टडी होता है। और जैसे ही कोई भी स्टेप में अगर पता चले कि कुछ तो सेफ्टी का इश्यू है, ट्रायल तुरंत तभी का तभी बंद किया जाता है। तो अभी हम, जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट जो होता है, पहले तो वो एनिमल्स में या लैब में स्टडी करके देखते हैं कि क्या हम ये जो वैक्सीन है, चाहे वो आरएनए वैक्सीन हो, चाहे वो सब यूनिट वैक्सीन हो, जो भी टाइप का वैक्सीन हो, क्या हम ये ह्यूमंस में दे सकते हैं। जब ये अश्योर होता है कि ये सेफ है, तभी फेज 1 शुरू किया जाता है, जहां पे बहुत कम नंबर के लोग, या तो हो सकता है कि 20 से 30 या 30 से 50 कम नंबर के लोग लेते हैं। और ये हेल्दी लोग होते हैं, हेल्दी वॉलंटियर्स होते हैं, जिनमें ये वैक्सीन या जो भी स्टडी कर रहे हैं वो मॉलिक्यूल दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? अगेन ये चेक करने के लिए कि क्या ये सेफ है, क्या कोई एडवर्स, मतलब कैसा, अगर कोई रिएक्शन आ रहा है तो कैसा आ रहा है। तो पहले हम सेफ्टी छोटे ग्रुप ऑफ पीपल में चेक करके देखते हैं। जब ये यस हो जाता है या पता चलता है कि ये सेफ है, तो धीरे धीरे करके हम ग्रुप को बढ़ाते हैं। तो पहले छोटा ग्रुप था, फिर हमने ग्रुप बढ़ा दिया। अब फेज 2 का मेजर मकसद क्या है? वापस सेफ्टी तो कहीं जाएगा नहीं, मतलब सेफ्टी तो हर फेज में स्टडी होता ही है। सेकंड हम क्या देखते हैं कि डोज का स्टडी करते हैं, कितना डोज देना चाहिए, कितना, क्या ये डोज कम है, ज्यादा है। और जो हम इम्यून रेस्पॉन्स के लिए, मतलब जिस इम्यून रेस्पॉन्स के लिए हम वैक्सीन दे रहे हैं, सच में वो इम्यून रेस्पॉन्स क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब स्टडी किया जाता है फेज 2 में। तो तब हमें पता चलता है कि क्या डोज में हम दे सकते हैं वैक्सीन। और फिर हम जाते हैं फेज 3 में, जहां पे 100, 100 में या 1000 में पीपल चेक करते हैं। अब इसमें फेज 3 में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दो ग्रुप रहता है, एक को हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक को हम बोलते हैं कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो है जिनको वैक्सीन दिया जाता है, और कंट्रोल ग्रुप वो है जिनमें वैक्सीन नहीं दिया जाता। तो तभी हमें फेज 3 ट्रायल्स में पता चलता है कि सच में वैक्सीन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर काम कर रहा है तो किस डोज पे काम कर रहा है, क्या हमें 2 डोजेस देना चाहिए या 1 देना चाहिए, क्या ये सेफ है, क्या साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, क्या इम्यूनिटी इसमें काफी है। तो ये सारा डिटेल्स हमें पता चलता है। और जैसे ही फेज 3 हो जाए, तो फिर होता है जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म हो गया, अपना अप्रूवल हो गया, एंड एक्चुअली मार्केट में आ जाता है वैक्सीन। लेकिन उसमें भी मार्केट में आने के बाद स्टडी खत्म नहीं होती। फेज 4 है लॉन्ग टर्म। जैसे समझो अभी कोविड का अगर आप देखेंगे, तो ये एक ही एरिया है जहां पे हमें अभी तक पूरा इंफॉर्मेशन, मतलब कंप्लीट नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है कि अभी तो 1 साल ही हुआ है वैक्सीन आते ही। तो अभी और टाइम लगेगा अगर हमें जानना है कि इसमें लॉन्ग टर्म कोई साइड इफेक्ट है क्या, लॉन्ग टर्म इसका कोई इफेक्ट हो सकता है क्या। लेकिन अभी हम उसके बारे में नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि कोविड वायरस से जो नुकसान हो रहा है वो काफी ज्यादा है। तो जो भी हमारे पास अभी एवेन्यू है ये इन्फेक्शन या पैंडेमिक कंट्रोल करने के लिए, वो हमें यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली ये स्लाइड से हमें टेक अवे मैसेज ये है कि हमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है सेफ्टी के बारे में। तो बिकॉज ये ट्रायल्स जो है, एंड अनदर थिंग इज, ये सारे ग्लोबल लेवल ट्रायल्स होते हैं, मल्टीपल कंट्रीज में किया जाता है, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये ट्रायल्स को मॉनिटर कर रहे हैं। तो कभी भी ये नहीं, मतलब हो सकता कि सेफ्टी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज मतलब कोई भी करेगा। तो अभी ये एक एग्जाम्पल है, अभी आप देख सकते हैं नीचे मैंने ये जो लिंक दिया है, ये एक बहुत बढ़िया वेबसाइट है गैवी का। इसमें एक झटके में हमें पता चल जाएगा, दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, कि पूरे दुनिया में कहाँ पे कौन से वैक्सीन का कौन सा ट्रायल चल रहा है। अगर आप इंडिया का देखोगे तो हमारा अभी आप ये देख सकते हो कि ये हमारा अभी भी फेज 3 और 4 में है, जो है भारत बायोटेक का, और एक और डीएनए वैक्सीन भी हमारा स्टडी में चल रहा है जो है जाइडस कैडिला का। तो अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए आप ये वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो एट ए टाइम आपको पता चल जाएगा कि, तो ये भी मतलब नया और भी एक चीज है कोविड में कि
ओवर 100 मॉलिक्यूल्स, मतलब अभी भी करीबन 100 या 120 मॉलिक्यूल्स स्टडी में है वैक्सीन के लिए। तो एंड ऐसा जरूरी तो नहीं है कि एट द एंड ऑफ ऑल द फेज सब वैक्सीन बन जाएंगे। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि अगर 100 मॉलिक्यूल स्टडी में है, वो फेज 1 तक पहुंचते पहुंचते मतलब 80-90 हो जाएगा, फेज 2 तक पहुंचते पहुंचते वो और कम हो जाएगा 30-40। तो फाइनली फेज 3 जब तक पहुंच जाएगा, हमारे पास लिमिटेड वैक्सीन ही होंगे। अब जो हम इंडिया की बात करते हैं, तो मेजर जैसे मैंने कहा, हमारे पास है कोविशील्ड वैक्सीन और है कोवैक्सीन। एंड ये जो स्पुतनिक है, ये ऑलरेडी अप्रूव हो गया है, लेकिन अभी तक डिप्लॉय नहीं हुआ है। अब ये कोविशील्ड, जैसे मैंने बोला, इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ये है वायरल वेक्टर टेक्नोलॉजी। और कोवैक्सीन का टेक्नोलॉजी क्या है? इनएक्टिवेटेड वायरस, और इसका मैन्युफैक्चरर है भारत बायोटेक। अभी एफिकेसी की जब हम बात करें, अभी एक और चीज ये है कि जो ये एफिकेसी का नंबर है, फॉर एग्जांपल अभी कोविशील्ड में डेटा के हिसाब से दिखाता है कि 63% एफिकेसी है। लेकिन जैसे जैसे अगर समझो हमने 2 डोजेस में गैप बढ़ा दिया, तो स्टडीज बताता है हमें कि ये एफिकेसी इंप्रूव होता है, मतलब बढ़ जाता है। तो एक और ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो भी वैक्सीन का स्टडी, कोविड वैक्सीन का स्टडी पूरे दुनिया में, इंडिया में हो रहा है, ये डायनामिक है। मतलब इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसका कोई फुल स्टॉप नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग पहले गलत थे और अभी सही हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं, हम साइंस देखते हैं, और जैसे ही साइंस ने हमें बताया कि आप अभी ये मत करो, अभी ये करो, तो हम अपना गाइडलाइंस उसके हिसाब से रिवाइज करते हैं। तो आइडिया ये है, जैसे एक और अफवाह हर जगह फैल रहा है अभी, क्योंकि कोविशील्ड का डोज का गैप बढ़ा दिया है, अभी सब बोल रहे हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, स्टॉक नहीं है इसलिए हमने गैप बढ़ा दिया है। लेकिन आई थिंक वी आर ऑल वेरी प्रोफेशनल पीपल, हम लोग साइंटिफिक बैकग्राउंड से हैं, हम लोग हेल्थ केयर में काम करते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम करेक्ट मैसेज को फैलाएं। और करेक्ट मैसेज ये है कि ये चेंजिंग या डायनेमिक स्टडी है। जैसे जैसे साइंस हमें इंफॉर्मेशन देता है, तो अगर अभी, क्योंकि ये ट्रायल हर कंट्री में ऑनगोइंग है, जैसे जैसे हमें वो एक एक ट्रायल का या एक एक स्टडी का रिजल्ट आ रहा है, अभी हमें पता चल रहा है कि कोविशील्ड में अगर हमने गैप बढ़ा दिया तो उसका एफिकेसी इंप्रूव होगा। तो इसकी वजह से हमने गाइडलाइन चेंज किया है या रिवाइज किया है, और आगे भी रिवाइज हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग पहले गलत थे, इसका मतलब सिर्फ ये है कि हम साइंस के बेसिस पे हमारा मेडिसिन फॉलो करते हैं। अब ये एफिकेसी, अगेन जैसे अभी सबके मन में ये आएगा कि अभी क्या इसका मतलब ये है कि कोविशील्ड कम एफिशिएंट है क्योंकि सिर्फ 63 दिखा रहे हो आप, कोवैक्सीन 81 है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ कोवैक्सीन देना चाहिए? नहीं। तो इसलिए अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एफिकेसी के बारे में। अब ये एक सिंपल ग्राफ है, लेकिन इसमें समझना एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये एक स्टडी किया गया था जो लीडिंग, मतलब आप नीचे देख सकते हैं, फाइजर का वैक्सीन है, मॉडर्ना है, एक गैमेलिया है, जॉनसन एंड जॉनसन है, और एक है हमारा कोविशील्ड जो है एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड। तो हर जगह आप देखोगे ये जो लाल लाइन आपको दिख रहा है, वो हमें इंफॉर्मेशन देता है एफिकेसी का। फिलहाल के लिए आप एक नीला लाइन छोड़ दीजिए। जो ये लाल लाइन में अभी आप देख रहे हो कि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन दिखा रहा है सिर्फ 67%, और ये जो मॉडर्ना दिखा रहा है वो 94 है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर मैंने 100 जन को वैक्सीनेट किया, तो अगर मैंने 100 जन को मॉडर्ना के साथ वैक्सीनेट किया, तो 94 को उसमें से नहीं होगा कोविड और 6 जन को हो जाएगा। और अगर मैंने उसको कोविशील्ड से वैक्सीनेट किया, तो मतलब 67 में, मतलब अप्रोक्सीमेटली मतलब 33 को हो जाएगा कोविड वैक्सीनेशन देने के बावजूद नहीं। तो ये अंडरस्टैंडिंग हमारा इतना इजी नहीं है एफिकेसी समझने का। तो प्लीज आप डायरेक्ट परसेंटेजेस पे मत जाइए। इसका सिंपल एग्जाम्पल मैं एक देना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला कि एक मेरा कोई तो वैक्सीन है और उसका एफिकेसी है 90%। अब इसका हमें समझने के लिए थोड़ा मतलब जो मैं बोल रही हूँ उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। वो ये है कि अगर मैंने 100 जन को वैक्सीनेशन दिया,
और दूसरा मेरा ग्रुप है जिसमें मैंने 100 जन को वैक्सीनेशन नहीं दिया। अभी मेरे 2 ग्रुप बन गए। तो 90% का मतलब ये हुआ कि अगर जो ये अनवैक्सीनेटेड लोग हैं, मतलब 100 जन ऐसे थे मेरे कंट्रोल ग्रुप में जिसको मैंने वैक्सीन नहीं दिया, और अगर ये 100 जन में 10 जन को कोरोना इन्फेक्शन हो गया, तो 90% एफिशिएंसी का मतलब ये है कि अगर मेरे कंट्रोल पॉपुलेशन में जो ये 100 जन मैंने इम्यूनाइज नहीं किया था, उसमें अगर मेरे 10 केसेस आ गए, तो मेरा जो दूसरा ग्रुप है जिसमें मैंने 100 जन को इम्यूनाइज किया, उसमें मेरा सिर्फ 1 केस आएगा कोरोना का। लेट मी रिपीट इट अगेन इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड। तो पॉइंट ये है कि ये जो नंबर है 90, 91, 94, ये एब्सोल्यूट नंबर नहीं है। इसे हम बोलते हैं रिलेटिव रिस्क रिडक्शन। मतलब ये रिलेटिवली हम कंपेयर कर रहे हैं कि वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन और अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन, ये दोनों को अगर हमने कंपेयर किया तो हमारा चांसेस ऑफ कोविड इन्फेक्शन क्या है। तो बॉटम लाइन हमारा ये है कि एब्सोल्युटली तो हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि फाइजर बेटर है, मोडर्ना बेटर है, कोविशील्ड नहीं अच्छा है, ये हम नहीं बोल सकते, क्योंकि WHO का कहना ये है कि आज के जिस स्थिति में, पैंडेमिक स्थिति में हम हैं, कोई भी वैक्सीन अगर वो अपने क्लिनिकल ट्रायल में 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा एफिकेसी दिखा रहा है, मतलब वो अच्छा वैक्सीन है। तो हमें इसी गाइडलाइन के हिसाब से जाना चाहिए। हमें नंबर्स कंपेयर नहीं करना चाहिए। जो अवेलेबल है वैक्सीन वो ले लेना चाहिए। सो दैट इज अ पॉइंट, क्योंकि ये इतना इजी नहीं है कंपेयर करना एफिकेसी। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हम कभी भी कोई एक वैक्सीन को दूसरे वैक्सीन से डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो क्लिनिकल ट्रायल किया गया था वो टोटली डिफरेंट पॉपुलेशन पे था। तो फॉर एग्जांपल, सपोज मैंने ये ग्राफ अभी आप देख रहे हो, ये हमारे इंडिया का ग्राफ है केसेस का। ये था हमारा फर्स्ट वेव और बढ़ते बढ़ते ये हमारा सेकेंड वेव। अभी समझो मैंने जैसे मैंने पहले कहा, फाइजर और मॉडर्ना का स्टडी हुआ था अमेरिका में या शायद यूके में, यूरोप में। बाकी कोविड मतलब कोई भी और आप वैक्सीन देखो, उसका स्टडी हो सकता है हुआ हो अफ्रीका में या कहीं लो एंड मिडिल इनकम कंट्री में। तो इसलिए क्योंकि पॉपुलेशन अलग है, पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, इसलिए हम कभी एक वैक्सीन का एफिकेसी को डायरेक्टली दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। एक ही मतलब सिचुएशन है जहां पे हम कंपेयर कर सकते हैं, और वो है कि अगर एक ही क्लिनिकल ट्रायल में दोनों वैक्सीन को टेस्ट किया हो, तभी हम हेड टू हेड दोनों परसेंटेजेस को कंपेयर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने 100 पॉपुलेशन में या जो भी है 100 ग्रुप को मैंने कोवैक्सीन दिया, दूसरे किसी सिमिलर पॉपुलेशन या सिमिलर ज्योग्राफी, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, ऐसा पॉपुलेशन चुन के अगर मैंने कोवैक्सीन दिया, एक को कोविशील्ड एक को कोवैक्सीन, ऐसा अगर कोई क्लिनिकल ट्रायल हुआ हो तो ही ये कंपैरिजन वैलिड है। और फिलहाल ऐसा हमारे पास हेड टू हेड कंपैरिजन कोई भी वैक्सीन का नहीं है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एफिकेसी स्टडी इज कब किया गया था ये स्टडी। तो अभी इट इज ऑब्वियस, अगर मैंने कोई पीक ऑफ इन्फेक्शन में स्टडी किया हो एंड वर्सेस ऐसे पीरियड में जब केसेस थे ही नहीं तब मैंने स्टडी किया हो वैक्सीन का, ऑब्वियसली मेरे रिजल्ट अलग आएंगे। पीक ऑफ इन्फेक्शन में हो सकता है कि मेरी एफिकेसी कम दिखा रही हो, कम इन्फेक्शन में हो सकता है कि ज्यादा दिखा रही हो। तो इसलिए वी शुड रिमेंबर कि एफिकेसी इज नॉट अ बॉल पॉइंट फिगर। हम 1% से लेके उसका डायरेक्ट या गलत इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते अभी। लेकिन तो इतना सब करके एफिकेसी की बात कर ली, लेकिन अगेन मेजर बेनिफिट ऑफ इम्यूनाइजेशन। प्लीज आप ये मत समझिए कि अगर मैंने वैक्सीन अभी भी, मतलब इट पेन्स मी, कभी कभी मुझे ही शॉकिंग लगता है कि इवन वेरी वेरी एजुकेटेड पीपल, उनके पास भी मिस इन्फॉर्मेशन रहता है। बहुत सारे मेरे खुद के फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, या बहुत सारे हैं जिनको ऐसा लगता है कि एक बार मैंने कोविड दोनों डोजेस लिए, मुझे कोविड का इन्फेक्शन नहीं हो सकता। प्लीज रिमेंबर, नो वैक्सीन इज 100% एफिकेशियस। किसी भी वैक्सीन का एफिकेसी 100% नहीं है।
मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि तो वैक्सीन लेने का फायदा क्या हुआ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। अगर एफिशिएंट है ही नहीं, अगर कोविड वायरस वैक्सीनेशन लेने के बाद भी अगर मुझे इन्फेक्शन हो सकता है तो मैं वैक्सीन क्यों लूं? तो पॉइंट ये है कि वैक्सीन चाहे आपको 100% इन्फेक्शन से नहीं रोकेगा, लेकिन डेफिनेटली क्लोज टू 100%, जितने भी आप वैक्सीन का नाम लो, close to any, and the percentage ranges between 95 and 100, 95 to 100% of the time वो आपको सिवियर इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेगा। मतलब अगर मैंने 2 डोज कंप्लीट किया है वैक्सीनेशन का, तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि पहले हो गया असिम्टोमेटिक फेज, फिर माइल्ड, फिर मॉडरेट, फिर सिवियर, फिर क्रिटिकल, तो मेरा वैक्सीन क्या करेगा, चाहे वो ये फर्स्ट 2 स्टेजेस में काम नहीं करे। जैसे मैंने बोला, कोविड वैक्सीनेशन लेने के बाद कोविड हो सकता है, मुझे इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन फायदा क्या होगा, या तो मेरा असिम्टोमेटिक होगा केस, या तो मेरा सिर्फ माइल्ड इन्फेक्शन होगा। बहुत कम चांस है कि मेरा ये सिवियर और क्रिटिकल इलनेस तक पहुंचे। एंड आज के पैंडेमिक कंट्रोल में हमारा मकसद ही यही है कि हम हॉस्पिटलाइजेशन को रोकें, हम सिवियर केसेस को रोकें, हम कोरोना के वजह से डेथ्स जो हो रहा है उसको रोकें। तो प्लीज आप याद रखें कि जो ये कोविड वैक्सीन का एंड पॉइंट है, वो कोविड इन्फेक्शन का नहीं है। कोविड इन्फेक्शन हो, क्योंकि जब अभी मैंने आपको परसेंटेजेस दिखाया, 91 है, 95 है, 63 है, जो भी है, मतलब वो थोड़ा सा तो चांस है कि मुझे कोविड इन्फेक्शन हो, लेकिन फायदा वैक्सीनेशन का ये है कि मेरा मैक्सिमम या तो असिम्टोमेटिक रहेंगे हम, या तो माइल्ड इन्फेक्शन होगा, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन, सिवियरिटी और डेथ, ये तीनों चीज से जरूर हमें वैक्सीनेशन प्रोटेक्ट करेगा। सो यही हमें समझाना पड़ेगा लोगों को। एंड फॉरगेट PLHIV, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीबडी। हमारे ही सर्कल में, क्या चाहे फ्रेंड हो, फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, बहुत सारे जनों को यही लगता है कि अगर इससे फायदा ही नहीं हुआ है तो मैं क्यों लूं, मैं क्यों रिस्क लूं, या इसमें कोई साइड इफेक्ट हो गया तो ये एज हेल्थ केयर पीपल, हमें ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम करेक्ट इंफॉर्मेशन को कम्युनिटी तक पहुंचाएं। तो जो नेचुरल इन्फेक्शन होता है, सपोज मुझे कोविड इन्फेक्शन हो गया, उसके बाद भी मेरी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स तो आएगा ही, जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था। तो वो इम्यूनिटी करीबन 6 से 8 महीने तक रहता है नेचुरल इन्फेक्शन का। और अभी तक के जितने स्टडीज हुए हैं अभी वैक्सीनेशन पे, तो करीब 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 ये पता चल रहा है कि वैक्सीनेशन के बाद एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स हमें वो प्रोटेक्शन रहेगा। लेकिन अगेन स्टडीज बाकी हैं, कुछ कंक्लूसिव हमारे पास एविडेंस नहीं है कि हम बता सकते हैं कि, क्योंकि इसलिए ये सारा स्टडी अभी चल रहा है कि क्या बूस्टर डोज आने वाला है फ्यूचर में, हमें नहीं पता। हो भी सकता है कि आए, हो भी सकता है कि ना आए, क्योंकि हमें पता चले कि इसका ही इन्फेक्शन इम्यून रेस्पॉन्स ज्यादा है, अच्छा है। तो ये सारा अभी भी स्टडीज चल रहा है और हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं है। तो कैन वैक्सीन स्टॉप द ट्रांसमिशन चेन, इसका क्या मतलब हुआ, वापस मैंने वही ग्राफ डाला है। इसमें पॉइंट ये है कि तो इतना सब जो हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं, तो क्या हम ये पैंडेमिक से बाहर आ सकते हैं वैक्सीन देने से? द आंसर इज यस। और पॉइंट लेकिन ये है कि देर इज समथिंग कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी। सबने सुना होगा। हर्ड इम्यूनिटी मतलब क्या है कि कोई भी पॉपुलेशन में अगर मेजॉरिटी लोग ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड हैं, कंप्लीटली इम्यूनाइज्ड हैं, तो वायरस को हम क्या कर रहे हैं, उसको वीक कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास, किसी के पास जाके वो बीमारी पैदा करने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन को वैक्सीन ऑलरेडी मिल चुका है। तो हम क्या कर रहे हैं, वायरस को वीक कर रहे हैं। और अगर कोविड के मामले में अगर हम बात करें, तो इसका कट ऑफ है एटलीस्ट 70%। मतलब हमारे पूरे पॉपुलेशन में अगर 70% लोग इम्यूनाइज हो गए, तो हर्ड इम्यूनिटी इतना आ जाएगा कि जो वो बाकी अनइम्यूनाइज्ड पॉपुलेशन था है, उनको भी हम कोरोना इन्फेक्शन से, कोविड इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। तो पॉइंट हर्ड इम्यूनिटी का ये है कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन वैक्सीनेट होना चाहिए। अब अनफॉर्चुनेटली, और आई डोंट नो, बट
द सॉरी फिगर इज हमारे कंट्री में 140 करोड़ का हमारा पॉपुलेशन है और करीबन सिर्फ 4 करोड़ लोग अभी तक इम्यूनाइज हुए हैं। मतलब हमने जो 70% का हमारा टारगेट है वो अब हमारा अभी सिर्फ 3% हुआ है। इंडिया हैज वैक्सीनेटेड ओनली 3% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। तो प्लीज जहां पे भी ये आपके सेंटर में हो, आप जहां पे भी काम कर रहे हो, हमें ये एम्फसाइज करना पड़ेगा कि वैक्सीनेशन इज इम्पोर्टेंट, नॉट ओनली फॉर देयर प्रोटेक्शन। ऐसा नहीं कि ऑब्वियसली जो ले रहे हैं उनको तो प्रोटेक्शन मिलने ही वाला है, लेकिन एडिशनली पूरे कम्युनिटी में अगर हमें ये पैंडेमिक से निकल के जो हमारी पहले इसके पैंडेमिक के पहले का जो नॉर्मल जिंदगी था, अगर वहां पे हमें पहुंचना है तो ये हर्ड इम्यूनिटी हमें लेके आना पड़ेगा। सो दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब एक क्वेश्चन सबका ये भी था कि कई कई जनों को 2 डोज के बाद भी इन्फेक्शन हो गया। जैसे मैंने अभी बोला, डोंट बी सरप्राइज्ड, इट इज ओके अगर 2 डोज के बाद भी, क्योंकि जैसे मैंने बोला इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आप परसेंटेज दे सकते हो, द परसेंटेज इज एज लो एज 0.03 एंड 0.04। इतना ही चांस है कि सेकेंड डोज के बाद आप कोरोना पॉजिटिव हो। और जैसे मैंने कहा, क्योंकि आपने वैक्सीनेशन लिया, पॉजिटिव होने के बावजूद आपका इलनेस जो बीमारी है वो सिवियर नहीं होगा। तो दैट इज वाई हमें एडवोकेट करना पड़ेगा कि वैक्सीनेशन इज अ मस्ट। नाउ वी कम टू स्पेसिफिकली, ये हो गया पूरे वैक्सीनेशन का बैकग्राउंड, कैसे होता है, टाइप्स क्या है, कैसे काम करता है, बॉडी में क्या करता है और क्यों जरूरी है वैक्सीनेशन लेना। अभी जब हम PLHIV की एक्सक्यूज मी बात मॅम, करते हैं, या सॉरी टू इंटरप्ट, सेशन थोडं पुढे जाईल ना, लक्षात नाही आलं, मोठं टॉपिक आहे, 4:30 पर्यंत सेशन चालेल. हाँ, आई एम वेरी मॅम प्लीज सॉरी, कंटिन्यू. या नहीं नहीं नहीं, इट वाज माय मिस्टेक मैम, आई शुड हैव रियलाइज्ड इट्स अ बिग टॉपिक. हाँ, तो ये टॉपिक, हाँ, आई एम श्योर, आई थिंक पीपल कैन गिव मी दैट कंसिडरेशन, क्योंकि टॉपिक बड़ा या है। और दूसरा ये है कि मेरा अगेन मेरा मेजर मकसद ये सेशन का ये है कि जो भी मिस इन्फॉर्मेशन आपके मन में है, जो भी थोड़ा बहुत डाउट है, वो निकल जाए, क्योंकि जब तक आप कन्विंस नहीं होगे, आप दूसरे को कन्विंस नहीं कर पाओगे। तो अभी हम बात करते हैं PLHIV में क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है, हमारे पास लिमिटेड डेटा है। तो PLHIV मतलब है, ग्लोबली अगर आप देखोगे कि हमारे पास बहुत कम डेटा है वैक्सीनेशन इन PLHIV के बारे में। लेकिन जितना भी डेटा है हमारे पास, वो सब यही कहता है कि अगर हमारा जो HIV पॉजिटिव पेशेंट है, अगर वो इफेक्टिव ART पे है, इफेक्टिव ART का मतलब ये है कि वो वायरली सप्रेस्ड है, वो एडहेरेंट है, तो उनको कोविड होने का रिस्क इज द सेम एज HIV नेगेटिव पीपल। मतलब कुछ ज्यादा फर्क नहीं है HIV नेगेटिव और HIV पॉजिटिव पीपल में व्हेन इट कम्स टू रिस्क ऑफ कोविड इन्फेक्शन। अब जो इफेक्टिव ART पे नहीं है या जिनका CD4 बहुत कम है, जो वायरली सप्रेस नहीं है, उनमें ऐसा देखा गया है कि जो सिवियर इन्फेक्शन होने का रिस्क उनमें थोड़ा ज्यादा है। अब ओल्डर एडल्ट्स, मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं या जिनको भी कोई ऑलरेडी अंडरलाइन कंडीशन है, जैसे अनकंट्रोल डायबिटीज हो गया या कार्डियोवास्कुलर इश्यू हो गया या किडनी फेलियर और व्हाटएवर एनी अदर कोमॉर्बिडिटी, अब उनको वैसे भी कोविड-19 का जो सिवियर होने का रिस्क है वो ज्यादा है। वही एप्लीकेबल होता है PLHIV में भी। मतलब मेरा अगर कोई पेशेंट है HIV पॉजिटिव पेशेंट और वो सीनियर सिटीजन है, उसको ऑलरेडी डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो ऑब्वियसली उसमें सिवियर कोविड इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन कहीं पे भी ये नहीं दिया है कि मैनेजमेंट वाइज या ट्रीटमेंट वाइज हमें कोई भी फर्क करना चाहिए PLHIV में और जनरल पॉपुलेशन में। तो द ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम इररेस्पेक्टिव ऑफ HIV स्टेटस। अब लेटेस्ट डेटा मार्च 2021 में भी, मतलब एक आर्टिकल आया था और उसमें भी ये हल्का सा हमें इंडिकेशन ये मिल रहा है कि जो PLHIV हैं, उनमें जो अगेन कोविड-19 का सिवियरिटी है, कोविड-19 के वजह से जो डेथ होता है, उसका जो रिस्क है, वो PLHIV में थोड़ा ज्यादा है।
That is all the more a reason why we should convince them कि vaccination is important. तो हॉस्पिटलाइजेशन रिस्क भी बढ़ जाता है जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस हो, क्योंकि अगर वो वायरली अनसप्रेस्ड है तो ज्यादा चांस है कि वो सीवियर कोविड इन्फेक्शन उनमें हो। इसलिए ये बोला जाता है कि पीएलएचआईवी को प्रायोरिटी पे वैक्सीनेशन देना चाहिए। अब ये यूएनएड्स का एक स्टेटमेंट आया था, और ये स्टेटमेंट का मेजर मकसद अगेन कहने का यही है कि first most important point is vaccination, COVID vaccination is absolutely safe in PLHIV। मतलब आपको डरने की कोई बात नहीं है। अगर हमें लगे कि अरे मेरे बॉडी में तो ऑलरेडी CD4 इतना कम है, उसके ऊपर आप वैक्सीन भी दे रहे हो तो उसके वजह से ही मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा, तो क्या, ये सब बेसलेस है। देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस टू दिस। सो हमें ये कन्विंस करना पड़ेगा कि बहुत स्ट्रिक्टली ट्रायल, जैसे मैंने बोला फेजेस ऑफ ट्रायल मैंने आपको दिखाया, जो भी रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है ये ट्रायल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट सुपरविजन में किया जाता है, तो इसमें सेफ्टी की कोई इश्यू है ही नहीं। और दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे हमने अभी आपको बताया कि कोविड का जो वैक्सीन है वो चाहे इन्फेक्शन प्रिवेंट न करे लेकिन वो सिवियरिटी जरूर प्रिवेंट करेगा, और यही पॉइंट एप्लीकेबल है पीएलएचआईवी में भी। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि पीएलएचआईवी में रिस्क थोड़ा ज्यादा है कोविड 19 इन्फेक्शन सिवियर होने का, तो अगर हमें वो रिस्क मिटाना है तो हमें पीएलएचआईवी को वैक्सीनेट करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि पीएलएचआईवी शुड कंटिन्यू टू टेक एआरटी। कभी भी वैक्सीनेशन के पहले, वैक्सीनेशन के दिन, वैक्सीनेशन के बाद पीएलएचआईवी को एआरटी बंद नहीं करना चाहिए। एंड फाइनली प्लीज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, चाहे वो पीएलएचआईवी हो, चाहे आप हो, मैं हूं, सब वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मतलब जो भी हम प्रिवेंटिव मेजर्स अभी लेते हैं, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग करना, और ये छींक आते वक्त या कफ आते वक्त कवर करना, ऑल दिस हमें वैक्सीनेशन के बाद भी फॉलो करना पड़ेगा। और इसका सिंपल लॉजिक यही है कि वैक्सीनेशन होने के बाद भी इन्फेक्शन मुझे भी हो सकता है, और मैं वो इन्फेक्शन को ट्रांसमिट भी कर सकती हूँ किसी और को। तो वो प्रिवेंट करने के लिए जब तक हमारे पूरे कंट्री में, जैसे अभी यूएस ने शुरू किया, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि हमारा मेजॉरिटी पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो गया है, अभी आप जब बाहर जा रहे हो मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। जब तक हम वो स्टेज पे न आए, वी हैव टू फॉलो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो इसी सिलसिले में 14 मई को हमारे नैको से भी सब सारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स और सैक से सबको लेटर आया था, जहाँ पे ये बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि ऑल पीएलएचआईवी, मतलब इररेस्पेक्टिव ऑफ CD4 काउंट, इररेस्पेक्टिव ऑफ वायरल लोड, जो भी हो, मतलब ऑल पीएलएचआईवी आर एलिजिबल फॉर कोविड-19। आपको बस एज लिमिट देखनी है, क्योंकि जनरल पॉपुलेशन में भी आपको पता है कि फिलहाल वैक्सीनेशन हम सिर्फ ओवर एंड अबव 18 इयर्स दे रहे हैं। तो हमारा पीएलएचआईवी में भी क्राइटेरिया वही होगा दैट वी आर गोइंग टू गिव वैक्सीनेशन ओनली टू 18 इयर्स एंड अबव, क्योंकि चिल्ड्रन का जो वैक्सीनेशन का है अभी तक उसका कोई स्टडी आया नहीं है, वी डू नॉट हैव एनी कॉन्क्रीट प्रूफ। तो प्लीज याद रखें, ऑल पीएलएचआईवी आर एलिजिबल। बहुत सारे हमें डाउट्स मिले थे कि पेशेंट अगर मिस, मतलब LFU है और मतलब 2-3 उसने महीने मिस कर लिया, अभी आया वापस, क्या हम वैक्सीनेशन सजेस्ट कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो। उसका CD4 लो है, क्या वो वैक्सीनेशन ले सकता है? यस, ही इज नॉट वायरली अनसप्रेस्ड, यू कैन स्टिल गिव हिम वैक्सीनेशन। तो एवरी पीएलएचआईवी, सिर्फ एज का आप क्राइटेरिया रखे 18 इयर्स एंड अबव, दे कैन टेक कोविड वैक्सीनेशन। तो और इसका एम्फेसिस ये भी है कि जब हमारा वैक्सीनेशन इंडिया में पहले रोल आउट हुआ था, सबसे पहले का जो हमने प्रायोरिटी पॉपुलेशन था वो था सीनियर सिटीजन्स एंड मतलब ओवर एंड अबव 60 इयर्स एंड पीपल विद कोमॉर्बिडिटी। तो ये फॉर्म तभी आया था, और आप देख सकते हो ये 19th वाला जो पॉइंट है उसमें ऑलरेडी दिया गया है HIV इन्फेक्शन। मतलब हमारे कंट्री में भी जब वैक्सीनेशन फर्स्ट रोल आउट हुआ था, जो फर्स्ट प्रायोरिटी पॉपुलेशन में हमारे पीएलएचआईवी ऑलरेडी थे। इसका मतलब ये है
कि PLHIV में ऐसा कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन, HIV होने के नाते ऐसा कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन है ही नहीं, एंड दे हैव टू बी टेकिंग वैक्सीनेशन. तो ऑल PLHIV शुड बी टेकिंग वैक्सीनेशन. और एक, क्योंकि हम बोलते हैं कि वो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में है, क्योंकि PLHIV ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में है, हो सकता है कि उनकी इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक हो. तो इसमें क्या होगा, जैसे मैंने आपको इम्यून रेस्पॉन्स बताया, एंटीबॉडी मीडिएटेड एंड सेल मीडिएटेड. अगर कोई HIV पेशेंट का इम्यून सिस्टम वीक है और अगर हमने वैक्सीन दिया, तो इसमें बस एक चीज हो सकता है कि जो स्ट्रॉन्ग इम्यून रेस्पॉन्स हम एक्सपेक्ट करते हैं वो शायद उसमें ना हो. इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इसका मतलब सिर्फ ये, और वो तो जनरल पॉपुलेशन में भी हो सकता है, क्योंकि वैक्सीन, अगर समझो मैंने वैक्सीनेशन लिया, जितनी इम्यूनिटी मेरी बॉडी में, जितना इम्यून रेस्पॉन्स मेरे बॉडी में आएगा, जरूरी नहीं है कि किसी और को उतना ही इम्यून रेस्पॉन्स आए. देयर इज अ डिफरेंस, और वही डिफरेंस हो सकता है PLHIV में भी. तो इसलिए वी डोंट नीड टू वरी, और हमें ये बिल्कुल सोचने का जरूरत ही नहीं है कि सेफ्टी के टर्म्स में, जैसे मैंने आपको पहले बताया. तो प्लीज एंश्योर कि PLHIV आर वैक्सीनेटेड. अब एक और क्वेश्चन ये था कि जैसे मैंने अभी वही क्वेश्चन वापस है कि वो लोग ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो ऐसा हो सकता है क्या कि वैक्सीनेशन देने के बाद उनको कोविड हो जाए, वैक्सीनेशन के वजह से कोविड हो जाए? आंसर है बिल्कुल नो. जो हम वैक्सीन दे रहे हैं, मैंने आपको 4 टाइप का वैक्सीन बताया, उसमें कोई भी लाइव वैक्सीन नहीं है. लाइव का मतलब क्या है, वो वायरस को जिंदा जिंदा, हम बस वीक करते हैं उसको, लेकिन जिंदा जिंदा वैक्सीन में डालते हैं. हमारा कोविड वैक्सीन का कोई भी टाइप लाइव वैक्सीन नहीं है. क्योंकि हम लाइव वैक्सीन नहीं दे रहे हैं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि वैक्सीन देने के बाद जो भी हम मटेरियल कोविड वो वायरस का डाल रहे हैं वो जाके रेप्लिकेट होगा. तो कोरोना वायरस तो मतलब वैसे वैक्सीनेशन के बाद हो ही नहीं सकता कि हमारे बॉडी में वो एक्टिव इन्फेक्शन पैदा करे. तो प्लीज, दैट इज वाई डोंट वरी अबाउट सेफ्टी. सेफ्टी का इश्यू नहीं है. हाँ, लेकिन बिल्कुल ये हो सकता है कि आपने दोनों डोज लिया, लेकिन बाहर से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया इन्फेक्शन फ्रॉम सम अदर सोर्स. बट प्लीज रिमेंबर, active COVID infection can never happen because of vaccination. Secondly, जैसे आई थिंक I've already answered this question, सब लोग पूछते हैं कि कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, PLHIV में क्या देना चाहिए, कौन सा बेटर है, क्या है. जो अवेलेबल है, आंसर बस वो है कि जो अवेलेबल है वो दे. वी कैन नॉट कीप वेटिंग. एंड प्लीज, जैसे मैंने कहा, इट इज इलॉजिकल टू कंपेयर एफिकेसी ऑफ 2 वैक्सीन्स. हमें पता है, WHO से सर्टिफिकेट है कि 50% के ऊपर एफिकेसी है, मतलब इट इज अ गुड वैक्सीन. जो भी वैक्सीन हमारे मार्केट में है, सब अच्छे वैक्सीन है. तो जो वैक्सीन आपको मिले, जो वैक्सीन अवेलेबल हो, द PLHIV शुड टेक दैट वैक्सीन. अब बहुत सारे जन का ये भी था कि क्या ट्रायल्स में PLHIV इंक्लूडेड थे, जो भी हम स्टडीज की बात कर रहे हैं, क्या वो इंक्लूडेड थे? हाँ, इंक्लूडेड थे. मैं वो स्टडीज का एग्जांपल भी आपको दूंगी. और लेकिन मेन उसका हमें टेक अवे मैसेज ये मिला कि जो इम्यून रेस्पॉन्स हमें नॉर्मल पीपल में मिला, वही इम्यून रेस्पॉन्स हमें PLHIV में भी मिला. देयर वाज नो डिफरेंस. फॉर एग्जांपल, हाँ, इधर आप देख सकते हैं, ये एक यूके का स्टडी था. अगेन ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का ही स्टडी था. तो उन्होंने क्या किया, 54 PLHIV जो ART पे थे, लेकिन उनका क्राइटेरिया क्या था, उन्होंने वायरली सप्रेस्ड पेशेंट को लिया, और वही पेशेंट को लिया जिनका CD4 मोर देन 350 है. कंट्रोल में उन्होंने किसको रखा, 50 जन को रखा जो HIV नेगेटिव पीपल थे, और इनको उन्होंने फॉलो अप किया 56 डेज आफ्टर द फर्स्ट डोज. और सैंपल लिया था 14वें दिन में, 28 डे पे, 42 डे पे और 56 डे पे. अब ये स्टडी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था, इनका रिजल्ट ये था कि एंटीबॉडी रेस्पॉन्स वाज नॉट अफेक्टेड बाय CD4 काउंट. मतलब जो हो CD4, रेस्पॉन्स टू द वैक्सीन वाज गुड. एंड PLHIV अपने, मतलब जैसे हम टेंशन, मतलब हमें थोड़ा कंसर्न रहता है कि वो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में है, लेकिन ये स्टडी में उन्होंने बोला कि वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट का कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ इम्यून रेस्पॉन्स पे.
देयर वाज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन साइड इफेक्ट्स ऑल्सो, मतलब जो साइड इफेक्ट था वो भी ज्यादा फर्क नहीं था HIV नेगेटिव और HIV पॉजिटिव में। बट द ओनली लिमिटेशन ऑफ दिस स्टडी वाज, क्या हुआ था कि उन्होंने वायरली सिर्फ सप्रेस लोगों को लिया था, अनसप्रेस नहीं लिया था। और भी जो बिलो 350 था उनको, CD4 जो बिलो 350 था उनको उन्होंने नहीं लिया। बट whatever be it, like I told you, this is just an example, but we have evidence from everywhere, मतलब ग्लोबली भी हमारे पास एविडेंस है और नेशनली भी हमारे पास गाइडेंस है कि irrespective of viral load और CD4 count, PLHIV should take vaccination। ऐसा ही दूसरा स्टडी हुआ था साउथ अफ्रीका में, जहां पे अगेन उन्होंने वायरल लोड सप्रेस्ड पेशेंट्स को लिया था, PLHIV को 104 जन को लिया था। उनका मीडियन CD4 सेल काउंट था 695 और उनको भी यही रेस्पॉन्स मिला कि HIV नेगेटिव और PLHIV अगर आपने कंपेयर किया तो वैक्सीनेशन के बाद दोनों में एंटीबॉडी रेस्पॉन्स ऑलमोस्ट सेम था एंड साइड इफेक्ट में भी ज्यादा फर्क ये दो ग्रुप में नहीं था। तो ये सब एविडेंस है हमारे लिए दैट वी कैन कन्विंस आवर PLHIV दैट वैक्सीनेशन इज सेफ एंड वैक्सीनेशन इज बेनिफिशियल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि ART मेडिकेशन जो हम दे रहे हैं उसमें और कोविड वैक्सीन में कोई इंटरेक्शन है क्या? जितने भी अभी तक स्टडीज हुए हैं वो यही कहता है कि देयर इज नो इंटरेक्शन विच इज रिपोर्टेड। मतलब ART, इसलिए हम बोलते हैं कि ART आप स्टॉप नहीं करेंगे वैक्सीनेशन के पहले, वैक्सीनेशन के दिन, उसके बाद कभी ART स्टॉप नहीं करेंगे। बहुत टाइम ये भी एक मिथ आया है जो पहले भी हुआ था। आई रिमेम्बर पोलियो के, इवन व्हेन आई वाज डूइंग वर्किंग विद द पोलियो इम्यूनाइजेशन, ये बहुत सारे कम्युनिटी में ये अफवाह फैलाया था कि फीमेल इनफर्टिलिटी हो जाती है वैक्सीन के बारे में, इसलिए हम अपने बच्चों को नहीं देंगे। ये बहुत पहले था और वही अभी वापस हो रहा है, बट थ्रू लेटेस्ट डेवलप टेक्नोलॉजी विच इज व्हाट्सएप एंड फेसबुक एंड अदर सोशल मीडिया। सो प्लीज बी अवेयर, ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है। कोई फीमेल फर्टिलिटी में या मेल फर्टिलिटी में कोई इश्यू नहीं है। दीज वैक्सीन्स आर कंप्लीटली सेफ। इनको लेबोरेटरी टेस्टिंग किया गया है, एनिमल्स पे टेस्टिंग किया गया है, फेज 1 फेज 2 ह्यूमन पॉपुलेशन में भी हुआ है। दे आर कंप्लीटली ऑथराइज्ड। सारे जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जब तक वो लोग हाँ नहीं बोलते हैं, दीज वैक्सीन्स कैन नॉट कम आउट इन द मार्केट। तो साइड इफेक्ट क्या होता है अगर हमने वैक्सीनेशन लिया? अभी तो आप सब लोगों ने, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ ऑल ऑफ यू हैव ऑलरेडी टेकन द वैक्सीन, तो आपको भी पता होगा बहुत हल्का साइड इफेक्ट रहता है। या तो होता है कि जो साइड पे इंजेक्शन दिया वहां पे माइल्ड स्वेलिंग हो सकता है, थोड़ा सा 1 या 2 दिन पेन रह सकता है, हल्का बुखार रह सकता है, हल्का सर दर्द रह सकता है, थोड़ा इरिटेबिलिटी रह सकता है। एंड these side effects are mild and they are self limiting। self limiting मतलब क्या? अपने आप, वो कुछ भी आप नहीं करोगे तो भी वो 1 या 2 दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो प्लीज डोंट वरी अबाउट साइड इफेक्ट्स। एक रेयर साइड इफेक्ट रिपोर्ट हुआ था जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मतलब प्लेटलेट का काउंट कम हो जाता है बॉडी में और बॉडी ब्लड क्लॉट होना शुरू कर देता है। लेकिन जो भी डेटा अभी तक हमें मिला है, वो यूके यूनाइटेड किंगडम से मिला है, वो था 1 मिलियन लोगों में उनको 4 केस मिला। और अभी तक ये एविडेंस आया नहीं है कि ये 4 केस जो है क्या वो वैक्सीन की वजह से था या ऑलरेडी वो 4 जन में कोई अंडरलाइंग इलनेस था जिसकी वजह से ये हुआ है। तो इट इज नॉट करेक्ट फॉर अस टू कंक्लूड कि दिस इज बिकॉज ऑफ वैक्सीन। वी स्टिल नीड मोर डेटा, हमें और डेटा चाहिए इस पे, तब तक हम नहीं बोल सकते हैं। अभी तक जो हम एडवोकेसी कर सकते हैं वो बस ये है कि साइड इफेक्ट्स आर वेरी माइल्ड, इट इज वेरी सेल्फ लिमिटिंग। और दूसरा ये है, जितने भी स्टडीज अभी तक PLHIV में हुए हैं उनको भी उतना ही साइड इफेक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि PLHIV है तो उनको साइड इफेक्ट कुछ ज्यादा है, कुछ अलग हो रहा है, कुछ नहीं। दे आर कंपेरेबल टू द HIV नेगेटिव पीपल। तो प्लीज कन्विंस एवरीबडी दैट आज की स्थिति में द वैक्सीन का जो बेनिफिट है, it is much more than the little risk। तो it is advocated कि vaccination should be taken। अगेन कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन हमें देना चाहिए क्या PLHIV को वैक्सीन लेते वक्त? नथिंग इज रिक्वायर्ड। बस ये बोलिए कि ये जो हल्का साइड इफेक्ट हो सकता है वो आपको भी हो सकता है,
कुछ करने की जरूरत नहीं है, इन अ डे और टू यू विल बी फाइन। दूसरा एक सवाल आता है कि वैक्सीन लेने के बाद, अभी हो सकता है कि एक जन को वैक्सीन लेने के बाद बहुत तेज बुखार आए 1 या 2 दिन के लिए, दूसरे जन को कुछ भी नहीं हुआ, वो तो एब्सोल्युटली नॉर्मल था। तो लोगों को लगता है कि अरे मतलब क्या, मतलब इम्यून रेस्पॉन्स मुझे आया ही नहीं है क्या, जिसको फीवर है सिर्फ इसको इम्यून रेस्पॉन्स आया है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन इम्यून रेस्पॉन्स इन द बॉडी एंड साइड इफेक्ट। मतलब साइड इफेक्ट हो सकता है कई कई लोगों को, नहीं हो सकता है उसका, और वैक्सीनेशन के बाद होने वाली इम्यून रेस्पॉन्स का कोई संबंध नहीं है। तो हु शुड नॉट गेट वैक्सीनेटेड, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि किसको वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहिए। इसमें बस एक मेजर क्राइटेरिया है, एनाफाइलैक्सिस। एनाफाइलैक्सिस होता है एक सिवियर एलर्जिक रिएक्शन। तो वो सिवियर एलर्जिक रिएक्शन अगर समझो मुझे जो भी वैक्सीन का कंपोनेंट है और मुझे पता है कि वो किसी भी एक कंपोनेंट में मुझे पहले ही एक एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन हो चुका है, देन आई एम नॉट अलाउड टू टेक द वैक्सीन। दूसरा ये है कि फर्स्ट डोज लेने के बाद अगर मुझे ये सिवियर एलर्जिक रिएक्शन हुआ, देन आई शुड नॉट टेक, तो मुझे सेकेंड डोज नहीं लेना चाहिए। थर्ड ये है कि जिनको ब्लड क्लॉट विथ लो प्लेटलेट लेवल, जो मैंने आपको बोला कि एक रेयर साइड इफेक्ट था, अगर ये आपको फर्स्ट डोज के वैक्सीन के बाद हुआ तो आपको सेकेंड डोज नहीं लेना चाहिए। तो प्रिटी मच आप ये देख सकते हो कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन का लिस्ट इज वेरी वेरी मिनिमल। सिर्फ सिवियर एलर्जिक रिएक्शन इज द ओनली कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो बाकी जो भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि किसी किसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, कोई लिवर ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, कोई किडनी ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, कोई भी हो, ऑल दैट इज नॉट अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन। इनफैक्ट दे आर ऑल प्रायोरिटी पॉपुलेशन। उनको ऐसे जो भी अंडरलाइनिंग कोमॉर्बिडिटीज हैं, उन लोगों को हमें पहले वैक्सीनेट करना चाहिए। देयर इज नो रीजन फॉर कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन देम। तो जैसे मैंने ऑलरेडी, दिस इज आई थिंक जस्ट अ रेपिटेशन, कोमॉर्बिडिटी जो लोग हैं, सीनियर सिटीजन लोग हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग का तो ऑलरेडी हमारे लेटेस्ट गाइडलाइन में आ चुका है कि लैक्टेटिंग मदर्स कैन टेक द वैक्सीनेशन, इट इज सेफ। अभी ओनली जो बचा है वो है प्रेग्नेंट वुमन का। अब ग्लोबली आप देखोगे, WHO का आप गाइडेंस देखोगे, तो वो बोलते हैं कि वैक्सीनेशन शुड बी गिवन टू प्रेग्नेंट फीमेल्स, लेकिन हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, इंडियन मिनिस्ट्री में ये रिकमेंडेशन आना अभी भी बाकी है। तो वी विल हैव टू वेट इन इंडिया टिल गाइडेंस कम्स फ्रॉम मिनिस्ट्री। बाकी वैसे एविडेंस तो ऑलरेडी है, एंड वी कैन एक्सपेक्ट दैट द गाइडलाइन में गेट रिवाइज्ड वेरी सून। तो बाकी जो भी कंडीशंस है, जैसे अभी हमने बात किया, सिवियरली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, ऑटो इम्यून कंडीशंस, पीपल लिविंग विथ HIV, सब लोग वैक्सीन ले सकते हैं। ये प्रेगनेंसी का इसमें एक आर्टिकल है, आप चाहे तो आप बाद में देख सकते हो, वेयर अगेन इट इज सेइंग कि वैक्सीनेशन इज सेफ इन प्रेग्नेंट फीमेल्स। और जैसे आप हमने अभी बोला कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत जल्दी ये रिकमेंडेशन हमें हमारी मिनिस्ट्री से भी मिल जाएगी। तो प्रिकॉशंस क्या लेना चाहिए? क्या PLHIV कोई अलग प्रिकॉशन लेंगे कंपेयर टू नॉर्मल पीपल? नो, प्रिकॉशंस रिमेन द सेम। तो ऑब्जर्वेशन पीरियड रहता है, सबको पता है कि एक 10 से 15 मिनट आपको जो भी वैक्सीनेशन सेंटर में आपने वैक्सीनेशन लिया, वहां पे ऑब्जर्वेशन के लिए आपको रुकना है। अगेन, किसी को अगर अक्यूट फेब्राइल इलनेस है, मतलब बहुत ही तेज बुखार है, जैसे हमारे PLHIV में क्वेश्चन हमें आते हैं ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस का। तो इफ समबडी इज सफरिंग फ्रॉम वेरी, जैसे पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन हो गया, बहुत हाई फीवर है उसको, तो हम पोस्टपोन कर सकते हैं वैक्सीनेशन टिल द टेम्परेचर कम्स टू नॉर्मल, और टिल दे आर अफेब्राइल, तब तक हम वैक्सीनेशन पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन हमें वैक्सीनेशन स्टॉप नहीं करनी है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड तो बिल्कुल नहीं है। सेकेंड ये है कि और एक पॉइंट ये है कि अगर किसी को अभी कोविड इन्फेक्शन होके गया, तो दे हैव टू वेट फॉर 3 months, दैट इज 90 days फ्रॉम द डे ऑफ रिकवरी। तो मेरे रिकवरी के बाद, मुझे 3 महीने के बाद आई कैन टेक द कोविड वैक्सीनेशन। अगर मुझे सिर्फ हल्का सा मतलब ये खांसी है या जुकाम है या बहुत लो ग्रेड फीवर है, तो आई कैन स्टिल गो फॉर वैक्सीनेशन। तो ये PLHIVs में भी आपका बस ये मतलब क्राइटेरिया डिसाइड करने में यही है कि अगर कोई समझो एडमिटेड है, मे बी दे आर हैविंग
सम मेनिंजाइटिस या कुछ टॉक्सो का पेशेंट है, एडमिटेड है, ऑब्वियसली देन यू विल पोस्टपोन द वैक्सीनेशन till they are back to stable condition. लेकिन बाकी सारे कंडीशंस में अगर उनका कोई अलार्मिंग सिम्टम्स नहीं है, they can very well go for vaccination. तो ये हमारा मिनिस्ट्री का गाइडलाइन है. अगेन लाइक आई सेड, क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे वैक्सीनेशन के बाद कोविड-19 इन्फेक्शन हो सकता है? यस, इवन आफ्टर 2 डोजेस बहुत कम परसेंट है, चांस है, 0.03 to 0.04%. इतना ही मेरा चांस है कि मुझे कोविड इन्फेक्शन हो. लेकिन अगर मुझे हुआ तो भी मेरा सिम्टम्स बहुत माइल्ड होगा. तो एक प्लीज याद रखिए कि ऑब्वियसली अभी वैक्सीनेशन लेने के बाद अगर मुझे कोविड एक्टिव इन्फेक्शन हो गया तो ऑब्वियसली मेरा आरटीपीसीआर पॉजिटिव होने वाला है. एंड एट दैट टाइम आई कैन ट्रांसमिट, मतलब मैं खुद वायरस ट्रांसमिट कर सकती हूँ दूसरों को भी. दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इवन आफ्टर वैक्सीनेशन वी कंटिन्यू विथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर. नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि क्या हम इंटरचेंज कर सकते हैं वैक्सीन को? क्या हम पहला डोज कोविशील्ड का देके नेक्स्ट डोज को वैक्सीन का दे सकते हैं? फिलहाल द आंसर इज नो. बहुत सारे स्टडीज आर अंडर वे. आई थिंक देयर वाज एन आर्टिकल इन द पेपर, कल या परसों भी था या शायद आज था, मुझे याद नहीं है, बट स्टडीज हैव ऑलरेडी स्टार्टेड. तो लोग ऑलरेडी अभी स्टडी कैसे कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि 4 टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वैक्सीन डेवलपमेंट में, 4 डिफरेंट टाइप की वैक्सीन है. तो लोग अभी ये जानना कोशिश कर रहे हैं साइंटिस्ट की अगर हम टेक्नोलॉजी कंबाइन करें, मैं पहले डोज मेरा समझो वायरल वेक्टर का टेक्नोलॉजी यूज कर दिया, सेकेंड डोज में मैंने इनएक्टिवेटेड वायरस का यूज किया, क्या मेरा इम्यून रेस्पॉन्स ज्यादा होगा? तो ये सब क्वेश्चंस आंसर करने के लिए स्टडीज फिलहाल शुरू हो गया है. तो जब तक वो डेटा और वो गाइडेंस हमें न आए, वी कैन नॉट इंटरचेंज द वैक्सीन. फर्स्ट डोज कोवैक्सीन का लिया, सेकेंड डोज कोवैक्सीन ही होगा. फर्स्ट डोज कोविशील्ड अगर आपने लिया है तो सेकेंड डोज आपको कोविशील्ड ही लेना है. अगेन, can a person report positive on RT-PCR after vaccination without active COVID infection? Answer is no. मतलब वैक्सीनेशन के बाद अगर मेरा RT-PCR पॉजिटिव आ गया, उसका मतलब ये है कि मुझे एक्टिव कोविड इन्फेक्शन हुआ है. उसका मतलब हमेशा हरगिज ये नहीं है कि मुझे इम्यूनाइजेशन की वजह से कोविड हो गया है. जैसे मैंने पहले भी कहा, इम्यूनाइजेशन की वजह से, वैक्सीन के वजह से कभी आपको एक्टिव कोविड नहीं होगा. तो प्लीज रिमेंबर कि अगर आप पॉजिटिव हो मतलब आपको एक्टिव इन्फेक्शन हुआ है. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द वैक्सीन. अब ये जैसे मैंने आपको कहा, ये सबसे लेटेस्ट गाइडलाइंस है 19 मई का. इसमें 2-3 जो चेंजेस हुए हैं वो ये है कि अगर कोई जन को कोविड इन्फेक्शन हो गया है तो रिकवरी के बाद, मतलब आप ये समझिए कि जो हम 14 डेज आइसोलेशन बोलते हैं, उसके बाद कंप्लीटली पेशेंट रिकवर होने के बाद 3 महीने के बाद ही वो कोविड वैक्सीन ले सकता है. सेकेंडली, अगर किसी को कोविड-19 के ट्रीटमेंट में ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दिया गया था या कन्वालेसेंट प्लाज्मा दिया गया था, अगेन वो पेशेंट के डिस्चार्ज के 3 महीने बाद ही वो वैक्सीन ले सकता है. थर्ड ये है कि अगर मैंने पहला डोज ले लिया और पहला डोज लेने के बाद मुझे कोविड इन्फेक्शन हो गया, तो हम सेकेंड डोज कब लेंगे? हम सेम थिंग, आफ्टर रिकवरी, कोविड इन्फेक्शन की रिकवरी के बाद 3 महीने के बाद ही हम सेकेंड डोज लेंगे. एंड लास्ट है कि अगर आईसीयू या हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़े फॉर द पेशेंट, नॉट बिकॉज ऑफ कोविड बट फॉर सम अदर रीजन, जैसे मैंने बोला आपके पेशेंट कोई सेप्टिसीमिया में है या कोई मेनिंजाइटिस का है केस और वो हॉस्पिटलाइज्ड है, तो प्लीज वेट फॉर 4 to 8 weeks बिफोर गिविंग कोविड वैक्सीन. सो दीज आर द लेटेस्ट गाइडलाइंस. अब रिकमेंडेड गैप, जैसे मैंने पहले भी बोला, ये साइंस इज वेरी डायनेमिक, वी आर चेंजिंग, बट प्लीज नेगेटिव इंफॉर्मेशन ना फैलाए कि ये पॉलिटिकल इश्यू है, ये स्टॉक आउट की वजह से है. दिस इज कंप्लीटली साइंटिफिक कि अगर कोविशील्ड का डोज हम 2 डोज का बीच में का गैप अगर हमने 12 से 16 हफ्ता रखा तो हमारा जो वैक्सीन का एफिकेसी है वो बढ़ जाता है. That is the only reason the guidelines has been changed.
पहले हम कोविशील्ड देते थे 6 to 8 वीक्स के बाद हम सेकेंड डोज देते थे। अब नया गाइडलाइन रिवाइज होके हुआ है 12 to 16 वीक्स। कोवैक्सीन में देयर इज नो चेंज, फर्स्ट डोज के 4 हफ्ते के बाद आप सेकेंड डोज लोगे कोवैक्सीन में। द चेंज इज ओनली इन कोविशील्ड रिकमेंडेशन। तो अगेन आई एम रीइटरेटिंग कि सेकेंड डोज होने के 2 से 4 हफ्ते के बाद ही वी कैन से कि पेशेंट या पर्सन इज फुल्ली वैक्सीनेटेड। मैंने बहुत सारे जन को देखा है जो फर्स्ट डोज डालने के बाद भी बिंदास घूमते हैं, मास्क निकाल लिया और उनको वो तो बोलते हैं कि मेरा तो फर्स्ट डोज हो गया, मुझे तो कुछ नहीं हो सकता। प्लीज कम आउट ऑफ ऑल दिस मिस इन्फॉर्मेशन। जिनको भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, करेक्ट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दीजिए। फर्स्ट डोज प्रोटेक्शन इज नॉट दैट मच, वी डू नॉट हैव एनी परसेंटेज। सेकेंड डोज के 2 से 4 हफ्ते के बाद ही यू आर कंसिडर्ड टू बी फुल्ली वैक्सीनेटेड। और फुल्ली वैक्सीनेट होने के बावजूद, लाइक आई टोल्ड यू, वैक्सीन इज नॉट 100% एफिशिएंट, तो यू हैव टू कंटिन्यू कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। डोंट स्टॉप वेयरिंग मास्क, मास्क आपको पहनना है। स्पेशली मैं रीइटरेट कर रही हूँ ART सेंटर्स में। मुझे पता है कि आपके सारे स्टाफ, इवन द ART सेंटर्स, आप सब लोग ऑलरेडी वैक्सीनेट हो गए होंगे, लेकिन आप हरगिज ऐसा मत सोचिए कि क्योंकि मैं फुली वैक्सीनेटेड हूँ अभी तो मुझे कुछ हो नहीं सकता तो मैं मास्क नहीं पहनूंगा। एवरीथिंग यू शुड कंटिन्यू। हैंड सैनिटाइजेशन हो, आप जैसे भी जो भी आप प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे, 6 फीट डिस्टेंसिंग का, पेशेंट का, आपका, एवरीथिंग, ऑल दैट यू हैव टू स्टिल फॉलो। जब तक हम लोग वो हर्ड इम्यूनिटी टच नहीं करते हैं, we cannot end the pandemic, we cannot come back. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे ये पिक्चर्स में दिखाया गया है, आपके पेशेंट्स को भी आप एडवोकेट करें और पेशेंट्स को भी ये समझाएं। बहुत सारे पेशेंट भी ये आके आपको बोलेंगे कि अरे मैं तो वैक्सीनेट हो गया, फिर प्लीज उनको समझाइए दैट इट इज नॉट 100% इफेक्टिव, बट इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम सिवियरिटी एंड डेथ। दैट इज व्हाई यू शुड टेक वैक्सीन। तो क्या स्ट्रैटेजी, हम क्या कर सकते हैं कि हम PLHIV को जल्दी वैक्सीनेट करें? पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट है सेंसिटाइज करो। आप सबके पॉपुलेशन में, लाइक यू सी, आई एम श्योर कि आपके खुद के PLHIV अगर आप गिनती करना शुरू करोगे, वी डोंट हैव अ नंबर, हमारे पास डेटा नहीं है कि हमारे कंट्री में कितने PLHIV वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन इतना तो हम लोग कर सकते हैं। प्लीज सेंसिटाइज देम, उनको समझाइए कि वैक्सीन की जरूरत क्यों है, वो कैसे उनको बेनिफिट करेगा। जैसे मैंने बोला, PLHIV का थोड़ा रिस्क हायर तो है, तो वी हैव टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोविड ऑल्सो। सैक्स का ये भी रोल है कि वो सैक्स कैन एडवोकेट विद स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, और हम नया स्ट्रैटेजी सोच सकते हैं कि कैसे हम PLHIV को जल्द से जल्द वैक्सीनेट करें। पेशेंट लिटरेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप आपके मतलब IEC आप लगा लो या बैठ के समझाओ उनको, काउंसल करो आप, बट यू हैव टू एंश्योर कि दे आर वैक्सीनेटेड। लाइक इवन इन मुंबई, आई थिंक हमारे आईटेक के जो प्रोग्राम असिस्टेंट्स हैं, वॉलंटियर्स के साथ हमने भी कोशिश किया है कि पेशेंट्स को मोबिलाइज करें और वैक्सीनेट कराएं। तो आपके सेंटर्स में, अपने सेंटर्स में, आपके डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी लेवल का आप एडवोकेसी आप कर सकते हो, आप प्लीज कीजिए, सो दैट वी अचीव दिस अल्टीमेट एम ऑफ मैक्सिमम वैक्सीनेशन। तो जैसे ये फॉर्म है, आई मीन आई थिंक अभी कोई सेंटर्स हैं जहाँ पे ये जरूरत भी नहीं है, और कोई सेंटर्स है जहाँ पे वो मांगते हैं कि आप कोमॉर्बिडिटी का फॉर्म दो। तो मेडिकल ऑफिसर शुड इंश्योर कि द प्रोसेस बिकम्स स्मूथ, थोड़ा आप आसान करके दीजिए। बहुत सारे PLHIV ऐसे हैं ऑब्वियसली जिनको रजिस्ट्रेशन का भी प्रोसीजर नहीं मालूम, तो वी कैन ऑलवेज हेल्प देम आउट जब वो सेंटर में आ रहे हैं। और प्लीज ये याद रखिए कि अगर वो वैक्सीनेट होते हैं, ना सिर्फ वो उनकी बेनिफिट के लिए है, इट इज फॉर योर बेनिफिट ऑल्सो, बिकॉज यू आर ऑल्सो मोर प्रोटेक्टेड, एंड अल्टीमेटली वो कम्युनिटी को तो बेनिफिट कर ही रहा है। तो वी हैव टू एनकरेज, और जो भी आप आपके सेंटर में, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी लेवल या जो भी टाइप ऑफ एडवोकेसी या कोई भी इनोवेटिव स्ट्रैटेजी आप सोच सकते हो, प्लीज कीजिए, बट ensure that PLHIV are vaccinated. तो फाइनली टू कंक्लूड, जस्ट सम 3-4 important points. एक तो कि सारे PLHIV irrespective of CD4 and viral load are eligible for COVID vaccination. कोई फर्क नहीं है HIV पॉजिटिव और HIV नेगेटिव पीपल में when it comes to immune response after vaccination या occurrence of side effects. So
प्लीज सबको एम्फसाइज कीजिए कि द वैक्सीन्स आर सेफ। PLHIV को ART बंद नहीं करना चाहिए वैक्सीनेशन के दौरान। वैक्सीनेशन के बाद भी मास्क पहनना है, हैंड सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। अभी के आज के दिन पे हमारे पास ये बहुत बढ़िया टूल है वैक्सीनेशन का, जिसकी वजह से हम ये पैंडेमिक कंट्रोल करने का सोच तो सकते हैं। तो अगर ये हम इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, इट विल बी अ बिग सक्सेस। प्लीज स्प्रेड ओनली पॉजिटिव मैसेजेस। जैसे मैंने कहा, बहुत सारा नेगेटिव इंफॉर्मेशन आ रहा है हर जगह, और एक बार कोई नेगेटिव इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो गया, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस द पेशेंट और कन्विंस एनीबडी कि वो गलत है। क्योंकि आपको भी पता है कि गलत इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी स्प्रेड होता है और लोग यकीन भी कर लेते हैं। लेकिन जो सच्चाई है, जो पॉजिटिव मैसेज है, वो यकीन दिलाने में और टाइम और एफर्ट जाता है। तो प्लीज रिमेंबर कि वैक्सीन लेने से कोविड इन्फेक्शन का सिवियरिटी हम कम कर पाएंगे, कोविड के वजह से हॉस्पिटलाइजेशन कम कर पाएंगे, कोविड के वजह से डेथ कम कर पाएंगे। हमारा अल्टीमेट मकसद वैक्सीनेशन का अभी यही है। तो प्लीज स्प्रेड ओनली पॉजिटिव मैसेजेस, and thank you all for your time. I know I have gone way above 1 hour, but thank you all for your patient listening. और कोई भी आपको अगर doubt है, Shweta, there are any questions? No questions in the chat box, ma'am. Okay. We'll So just thank unmute you. the participants. Yeah. Just give us 2 minutes, ma'am. Yeah, sure. There's a hand raised also. Yeah. Dr. Reshma ma'am, unmute karta hello. please. Ho. How ma'am? Hello ma'am, good Yes, afternoon. ma'am. Good afternoon. My question was that many frontline workers have been vaccinated in January and February. Their 2 vaccine doses are over. So Yeah. now everyone is asking us whether they should be taking any booster after 6 months in June. No, ma'am. So the answer is we do not have any guidance on the booster as of now. We are Yes. expecting that the guidance will come soon, and they don't need to worry. Another point to stress is let them not worry कि क्योंकि हमने पहले ले लिया हमारा immune response कुछ कम होगा क्या? Because as you know that our first wave of getting people vaccinated was the healthline workers only, our healthcare workers. So Okay, there is no issue of guidance as of now for the booster. So we don't need to worry, but they have to ensure कि COVID appropriate behavior they are still following. That's the so, but only message. how many months is this immunity going to last? That is what they are asking us. So the study still says it is anywhere between 6 to 8 months. But the problem is we do not have any concrete evidence specifically for Covishield or for Covaxin. But on an average, yeah, the time that is, I mean, from the majority studies that you get, it is between around 6 months. Okay, thank you. So we can expect I mean, if there is any information on the booster dose, we will immediately get the notification from the ministry. Okay. Thank you, ma'am. Yeah, thank you, ma'am. कुणाला प्रश्न विचारायचे असतील तर अनम्यूट करू शकता. एंड ऑल्सो आई थिंक आप सब अगर आपको कोई भी और तरीके का आपको लगता है कि इवन इन टर्म्स ऑफ हाईटेक अगर हम हेल्प कर पाते हैं आपको, अगर कोई स्ट्रैटेजी है टू एनहांस वैक्सीनेशन PLHIV का, अगर आपके पास कुछ आइडिया है और आपको लगता है कि आपको हमारी हेल्प चाहिए, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस और हम लोग कोशिश करेंगे मैक्सिमम देखने के लिए कि हम कैसे आपको मदद कर सकते हैं. PPT आणि रेकॉर्डेड लिंक दोन्ही शेअर केलं जाईल. Thank you so much, ma'am. Thank you everyone. Participants patiently ऐकण्याबद्दल आणि Thank you so much. थांबण्याबद्दल. Thank you everyone. Thank you. Stay safe.